हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्लेड लर्नर K12। सो दिस इज आयुष राज एंड आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। हालांकि आप अपने बुक को अगर देखोगे तो उसमें चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, लेकिन क्योंकि सीबीएसई ने इस चैप्टर में बहुत सारे कंटेंट को ऑल्टर किया है, कुछ कंटेंट को डिलीट किया है, साथ ही साथ रेफरेंस मटेरियल में कुछ एडेड टॉपिक्स भी दिए हैं। तो उन टॉपिक्स को, उन सारे चीज़ों को आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे अंडर द नेम ऑफ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, इसके जो नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, उस पर आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्ट ब्लेड लर्नर K12। और हाँ, इस चैप्टर के साथ, इस चैप्टर के पढ़ाने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि ये जो एग्जाम होने वाला है आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं ना। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को मैं आपको दे दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको उसको सॉल्व करके हमारे गूगल क्लासरूम के लिंक पर उसको पोस्ट कर देना पड़ेगा। वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और वहां पर मैं पर्सनली उनको कॉपीज को चेक करूंगा, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो मैं आपको वहां पर डिलीट कर दूंगा। तो मेक श्योर कि इस पूरे वीडियो को आप देखो और उन क्वेश्चंस को, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, हम तक पहुंचाओ, एंड विल मेक श्योर कि उन क्वेश्चन में जो भी इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी और उन कॉपीज को चेक करके हम आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटेंट्स का, तो क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सीबीएसई ने हमें जो बताया है उसमें सबसे पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन, उसके बाद आपको पढ़ना है आसियान के बारे में, एंड देन सार्क और ब्रिक्स के बारे में। ये चार ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। देन उसके बाद जो नेशंस है, जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है, कुछ ऐसे देश हैं जो कि दुनिया में जो पावर है उसका न्यू सेंटर बन रहे हैं, उनमें कुछ देश जैसे रशिया, चाइना, इजराइल, इंडिया। तो ये कुछ देश जो कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में उभर रहे हैं, उनके बारे में भी स्टडी करना है। सबसे पहले स्टडी करेंगे हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। देखिए, यूरोपियन यूनियन एक 27 कंट्रीज का एक ग्रुप है। ठीक है, एक संघ है जिसमें 27 कंट्रीज इसमें शामिल है। 19 कंट्रीज जो इसमें है, उन्होंने यूरो को एक कॉमन करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है। मतलब 19 कंट्री जो है, 19 देश जो है, उनका अपना एक करेंसी है यूरो। सभी जगह पे यूरो ही करेंसी के रूप में अडॉप्ट किया गया है और वहां पे वही यूज किया जाता है। हाँ, कुछ कंट्रीज ऐसे भी थी, जैसे आप देख रहे हो ना, 27 में से कितने कंट्रीज, 8 कंट्रीज है जिनका अपना करेंसी, जैसे स्विट्जरलैंड का एग्जांपल लो, दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, बट उनकी अपनी करेंसी है स्विस फ्रैंक, राइट। तो 19 कंट्रीज ने अपना करेंसी भी सेम कर लिया है। 22 मेंबर कंट्रीज ने अपने बॉर्डर को ओपन कर लिया, मतलब आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपको पता है ना कि दूसरे कंट्री मूव करने के लिए आपको पासपोर्ट, वीजा, इन सब की जरूरत पड़ती है, बट इन 22 कंट्रीज ने, इन 27 में से 22 कंट्री ने अपने यहाँ पर ऐसे अरेंजमेंट किए हैं जिसमें आपको कहीं भी वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एज ए इंडियन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं, उनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब वहां पे ओपन बॉर्डर वाला सिस्टम है। तो अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर कोई टूरिस्ट है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट दूसरे देश में ले जाना चाहता है, वो फ्रीली जा सकता है, डोंट नीड इवन पासपोर्ट और वीजा। इसके अलावा कुछ रिसेंट इवेंट की बात करें तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, जो भी इसका पार्ट हुआ करता था यूरोपियन यूनियन का, पहले यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्री हुआ करते थे, तो यूरोपियन यूनियन से यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, वो विड्रॉ कर जाता है 31 जनवरी 2020 को। अभी हाल की बात है, पिछले ही साल 2020 में वहां से विड्रॉ कर गया है, 31 जनवरी को यूके निकल चुका है इससे। ठीक है, ईयू अपनी पॉलिसीज को कॉमन तरीके से रखती है, जैसे ट्रेड की पॉलिसी हो गई, सिक्योरिटी की पॉलिसी हो गई, इकोनॉमी, इन सब में बहुत सारे में सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि जैसे स्विट्जरलैंड में कुछ पॉलिसीज हैं, या पोर्चुगल में कुछ है, स्पेन में कुछ है, तो आपको ना सभी जगह पे पॉलिसीज में सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, तभी तो एक कॉमन मार्केट क्रिएट होगा। सोचो कि अगर पॉलिसीज में डिफरेंस होगा, या इकोनॉमिक जो अफेयर्स है उसमें डिफरेंस होगा, या इवन की बॉर्डर्स अगर आपको रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर एक कॉमन मार्केट का जो एक अवधारणा है ना, जिसके लिए यूरोपियन यूनियन बनाया गया था, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। यूरोपियन यूनियन के बारे में आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि एक पूरा कॉमन मार्केट बनाने की एक व्यवस्था करी गई है, जहां पर सभी जगह पे ट्रेड के जो रूल्स हैं, इकोनॉमिक रूल्स जो हैं, मार्केट के जो रूल हैं, सिक्योरिटी के रूल्स हैं, उन सब में एकजुटता लाने की कवायद करी गई है, कोशिश करी गई। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, एक ओवरव्यू है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, और आपको बता दूं कि बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया है।
आपको इवन की अब बुक रेफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हालांकि मैं अपने बच्चों को हमेशा एडवाइस देता हूं कि आप बुक जरूर रेफर करो, लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को देखते हो दैट इज इनफ। इतना ज्यादा मटेरियल है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यूरोपियन यूनियन से, कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे एग्जिस्टेंस में आया एंड बाकी सारी चीजें। सो वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपको पता है कि 1945 में खत्म होता है, 1939 से स्टार्ट हुआ था और 6 साल के बाद 1945 में ये खत्म होता है। यूरोप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। यूरोप की जो आर्थिक स्थिति थी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। वहां पर जो ह्यूमन रिसोर्स था, इकोनॉमिक रिसोर्स है, उस पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हो कि खत्म होने के कगार पे था। और इस दुर्घटना से और इस त्रासदी से उबरने के लिए अब वहां के जो लीडर्स थे अब विचार कर रहे थे। जो यूरोप के लीडर्स थे वो अब इस बात से थे कि यूरोप का क्या होगा। आपको बता दूं कि बहुत सारी शताब्दियों से, चाहे वो 17वीं शताब्दी, 18वीं, 19वीं शताब्दी, उन सब में ही पूरी दुनिया में यूरोप का ही डोमिनेंस रहा है। इंडिया में भी देखो आप, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, यही सब लोग आए थे ना यहाँ पर। अमेरिका में जाकर देखो, अफ्रीका में जाकर देखो, साउथ ईस्ट एशिया में जाकर देखो, इवन की ईस्ट एशिया में जाकर देखो, हर एक जगह पे आपको यूरोपियन कॉलोनाइजर्स मिलेंगे। मतलब ऐसे यूरोपियंस कंट्रीज मिलेंगे जिन्होंने पूरे दुनिया पे ही एक तरह से कब्जा कर रखा था, जो मेजर कंट्रीज है उन पर। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने इस स्थिति में बहुत बड़ा चेंज लाया। वो अब यूरोप इस काबिल नहीं रह गया था कि अब दूसरे देशों को गुलाम बना सके, दूसरे देशों पर रूल कर सके। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के कारण इनकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। तो यहाँ के यूरोपियन लीडर्स जो थे उनके मन में एक प्रश्न आया कि अब यूरोप का उद्धार कैसे होगा, यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग को किस प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए, क्या किया जाना चाहिए यूरोप को वापस से रिवाइव करने के लिए। और आपको यह भी बता दूं कि यूरोप में ना बहुत लंबा इतिहास रहा है राइवलरी का। ब्रिटेन और फ्रांस जानी दुश्मन हुआ करते थे, जानी दुश्मन। कई 100 सालों तक इनके बीच में लड़ाइयां चला करती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में आ जाओ, जर्मनी, इटली, ये सब कंट्रीज खिलाफ थे ना, यूके, फ्रांस, इस सब के खिलाफ थे। तो यूरोप का अब क्या होगा, अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उभर के आया था यूरोप के लीडर्स के सामने। तो अब उनके मन में यही था कि हम लोग पुरानी राइवलरी को कंटिन्यू रखें या फिर हम लोग साथ में कोलैबोरेट करके अपने अर्थव्यवस्था को, अपनी मार्केट को या अपने सिचुएशंस को इंप्रूव कर सके। समझ में आ गया मैंने क्या बोला अभी, कि यूरोप के लीडर्स जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो उसके बाद इस प्रश्न पर विचार करने लगते हैं कि क्या हमें अपनी पुरानी राइवलरी को कंटिन्यू करना है, पुरानी दुश्मनी को कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर दोबारा से सिरे से एक नई शुरुआत करनी है और यूरोप को एक नई दिशा देनी है, यूरोप का आर्थिक विकास करना है या यूरोप के लोगों का उत्थान करना है। अब यह प्रश्न यूरोप के लीडर्स के लिए एक बड़ा ही यक्ष प्रश्न था और यूरोपियन कंट्रीज ने यह विचार किया कि नहीं, अब हम लोगों को जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो हम लोगों के बीच में राइवलरी है, उसको खत्म करना चाहिए। इसी राइवलरी के कारण इतना ज्यादा डिवास्टेशन हुआ, उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और कंट्रीज ने सोचा कि अब हम लोग विकास करते हैं। यूरोपियन यूनियन का इवोल्यूशन किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, कोल्ड वॉर से इसको काफी ज्यादा फायदा मिला यूरोपियन कंट्रीज को और यूरोपियन इंटीग्रेशन को। कोल्ड वॉर आपने चैप्टर फर्स्ट में आप इसके बारे में पढ़ा था, चैप्टर 2 में भी इसके बारे में पढ़ा था जब आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे। कोल्ड वॉर एक ऐसा दौर था जब यूएस और यूएसएसआर, दो सुपर पावर, एक दूसरे से लड़ा करते थे और उस चक्कर में जो यूएसएसआर है उसको कंटेन करने के लिए मार्शल प्लान लॉन्च किया गया था। मार्शल प्लान क्या था दरअसल? देखिए, मार्शल दरअसल ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे अमेरिका में, यूएस के। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब जैसे होम मिनिस्टर होते हैं ना हमारे यहाँ पे, वैसे ही अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी होते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि यूएसएसआर के राइज को रोकने के लिए उनका यह था कि यूएसएसआर का राइज ना हो जाए, यूएसएसआर यूरोप के कंट्रीज को अपने कब्जे में ना कर ले, इस कारण से उन्होंने यूरोप के कंट्रीज को मदद करा। समझ में आ रहा है? एक देश है जो कि काफी वल्नरेबल है, काफी गरीब है, बहुत ज्यादा त्रासदी वहां पर हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। अब वो देश यूएसएसआर के खेमे में ना चला जाए, यूएसएसआर के कैब में ना चला जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए यूएसए ने बहुत सारा पैसा इन कंट्रीज को दिया था।
जैसे ग्रीस हो गया या इवन यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब कंट्रीज बहुत सारा पैसा पंप किया था, बहुत सारा पैसा दिया था, इकोनॉमिक एड दिया था। दैट इज नोन एज मार्शल प्लान। मार्शल प्लान मतलब अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी अंडर व्हाट वाज कॉल्ड द मार्शल प्लान। एंड इसके पीछे मकसद क्या था, ये देख रहे हो आप, ये मार्शल, इनका मकसद यही था टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के स्पिरिट को रोकने के लिए। ये कोई ऐसा महात्मा नहीं है कि वो मदद करने के लिए उनको फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं, नहीं, उनको ये डर है कि अगर हम उनको पैसे नहीं देंगे तो हो सकता है कि वो यूएसएसआर पैसे दे दे और यूएसएसआर के कैंप में ये सारी कंट्री चल जाए। तो ऑल बिकॉज ऑफ दिस थिंग एंड द कोल्ड वॉर, अमेरिका ने इन कंट्रीज को और स्पेशली वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को काफी सारा फाइनेंशियल हेल्प दिया था। यूएस ने इवन नाटो को भी क्रिएट किया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आपने पढ़ा है इसके बारे में, 1949 में ये बनाया गया था। ये सिक्योरिटी इशूज को देखने के लिए बनाया गया था, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद यही है कि वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज और जो अमेरिका के कंट्री, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास वाले जो कंट्रीज हैं, उनके सिक्योरिटी इशूज को साथ में देखेंगे, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करी जाएगी। तो नाटो बनाया गया था। तो ये सब क्या है, ये सब कोऑपरेशन के लिए एक कोऑपरेशन की शुरुआत है। आपने देखा कि इन कंट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प भी दिया जा रहा है अंडर मार्शल प्लान, और दूसरी तरफ नाटो भी बनाया जा रहा है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। अब देखो मार्शल प्लान आया। मार्शल प्लान क्या था, अभी मैंने बताया कि अमेरिका ने वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को बहुत सारा पैसा दिया था फॉर रिकंस्ट्रक्शन, फॉर रीडेवलपमेंट। एंड वो पैसे किस तरीके से यूज होंगे, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मार्शल प्लान का किस प्रकार से यूज किया जाएगा, मार्शल प्लान में जो मिले हुए पैसे हैं उसका किस तरीके से ठीक ढंग से यूज किया जाएगा, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये कब बना था, 1948 में। समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं अभी। मार्शल प्लान के अंतर्गत बहुत सारे पैसे दिए गए और उसको चैनलाइज करने के लिए, उसको ठीक ढंग से यूज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया था इन 1948। इसमें वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज जो थे वो ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशूज पे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद एक काउंसिल ऑफ यूरोप का गठन होता है, ये 1949 में बनता है और इसके अंतर्गत पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की भी बात थी। अभी क्या है, अभी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई थी और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की भी शुरुआत यहां से होगी काउंसिल ऑफ यूरोप के अंदर में। इसके अंदर ये था कि ह्यूमन राइट्स के इशूज को हम लोग अपहोल्ड करेंगे, ह्यूमन राइट्स के इशूज के ऊपर काम करेंगे, साथ में मिलकर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करेंगे इन कंट्रीज में, और साथ ही साथ यूरोप में रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, उसकी अवधारणा भी यहां पर व्यवस्थित करेंगे। मतलब रूल ऑफ लॉ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ह्यूमन राइट्स के इशूज को यहाँ पर देखेंगे और साथ ही साथ डेमोक्रेसी को भी यहाँ पे प्रमोट करेंगे। तो ये भी एक बड़ा इशू था जिसके कारण से पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की शुरुआत करी गई थी। उसके बाद एक यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का गठन किया जाता है। ये 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंदर में बनाया जाता है, ECSC, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, 1951 में। इसके अंतर्गत क्या था कि 6 कंट्रीज, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग, ये 6 कंट्री साथ में आते हैं और उन्होंने कोल, देख रहे हो नाम से ही लग रहा है ना, कोल और स्टील के कोऑपरेशन की बात होगी। धीरे धीरे अब देख रहे हो कोऑपरेशन बढ़ रहा है इन कंट्रीज के बीच में। पहले तो मार्शल प्लान के लिए बनाया गया था ECSC एंड उसके बाद अब देखो यहाँ पर यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी यहाँ पर बनाया गया है। मार्शल प्लान को चैनलाइज करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप के वहां पर अवधारणा करी गई थी और उसके बाद ECSC यहाँ पर बनाया गया है। किसके लिए? कोल एंड स्टील वाले मुद्दों पे कोऑपरेट करने के लिए। कोल, कोक, स्टील, स्क्रैप, आयरन ओर, इन सब चीजों को अगर ट्रेड करना है तो यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। इन कंट्रीज ने इस ट्रीटी पर साइन किया था। कौन से कंट्रीज ने? फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग ने। 1951 में ये साइन हुआ था और उसके बाद ये बनाया गया। सिंपल सी बात है। इसमें आपको कोल, कोक, स्टील, इन सब चीजों का अगर व्यापार करना है तो आपको कोई रेस्ट्रिक्शन की वहां पर नहीं है। वहां पर रेस्ट्रिक्शन कोई टैक्स वैक्स नहीं है, टैक्स है भी तो बहुत कम है। ऐसी चीजें स्टार्ट करी गई थी। उसके बाद क्या हुआ? एक यूरेटम की स्थापना करी गई, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। नाम देख रहे हो, यूरेटम मतलब क्या हो गया? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन में एटॉमिक एनर्जी को लेकर, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर एक ट्रीटी किया गया ताकि उसके भी ट्रेड में कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। एक स्पेशलिस्ट मार्केट बनाने के लिए ताकि न्यूक्लियर एनर्जी का ट्रेड फ्रीली हो सके। उसके बाद बनता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC, राइट। ये 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम के द्वारा ये स्टैब्लिश किया जाता है और इसके अंतर्गत क्या था कि कॉमन मार्केट, देख रहे हो यहाँ पर कॉमन मार्केट धीरे धीरे राइज हो रहा है कि यहाँ पर जो 6 फाउंडिंग मेंबर हैं उनके बीच में कॉमन मार्केट होगा और
कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगेगा। कस्टम ड्यूटी मतलब दोनों देशों के बीच में, इन 6 देश के बीच में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, अलग अलग टैक्स देने की जरूरत नहीं। कॉमन टैक्स कस्टम, एक जगह पे कस्टम दे दिया, बस हो गया। ठीक है, ये चीज करी गई और कॉमन मार्केट को भी यहां पर क्रिएट किया गया। हालांकि बाद में लिस्बन ट्रीटी में 2007 में ये खत्म हो जाता है, ये अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट वो तो बाद की बात है। उसके बाद एक मर्जर ट्रीटी होता है जिसको हम लोग ब्रुसेल्स ट्रीटी के नाम से भी जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था ना, ECSC, कोल एंड स्टील कम्युनिटी, उसके बाद एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, उसके बाद AEC। ठीक है, इन सबको मर्ज कर दिया जाता है और मर्जर ट्रीटी के अंदर में ये तीनों ही जो कम्युनिटी है उसको इकट्ठा मर्ज कर दिया गया। राइट, उसके बाद अब देखो यूरोपियन कम्युनिटी धीरे धीरे एक्सपैंड होती चली जाती है। सबसे पहले डेनमार्क, आयरलैंड और यूके भी ज्वाइन कर लेते हैं 1973 में। देन पहला डायरेक्ट इलेक्शन होता है यूरोपियन पार्लियामेंट। अब देख रहे हो यूरोप की अपनी पार्लियामेंट भी है। ठीक है, यूरोप की अपनी पार्लियामेंट भी है जहां पर इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक, ओके। उसके बाद ग्रीस ज्वाइन करता है EC को, यूरोपियन कम्युनिटी को 1981 में, एंड देन स्पेन और पोर्चुगल भी इसको ज्वाइन करता है 1986 में। अर्थात इसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। अलग अलग कंट्रीज इस यूरोपियन कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हैं ताकि कॉमन मार्केट को एस्टैब्लिश किया जा सके, जो फ्री ट्रेड है उसको ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके, साथ ही साथ जो कस्टम ड्यूटी है, कस्टम यूनियन है, वो एक कॉमन बनाया जा सके। इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स की बात कर लेते हैं। सेंगन एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंगन एग्रीमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1985 में ये एग्रीमेंट किया गया था। इसके अंतर्गत क्या है कि ओपन बॉर्डर, ठीक है, इसके अंतर्गत आप बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के ज्यादातर जो मेंबर स्टेट्स हैं, अभी हम लोगों ने शुरू में देखा था ना कि 22 मेंबर स्टेट्स में आप बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के जा सकते हो। ठीक है, उन कंट्रीज के लिए, ये हमारे लिए नहीं है। उन कंट्रीज के जो मेंबर्स होंगे ना, सिटीजन होंगे, तो उनको बाकी कंट्रीज में जाने के लिए पासपोर्ट सबकी कोई जरूरत नहीं होगी। हालांकि अगर हमें एज एन इंडियन अगर विजिट करना होगा तो हम लोगों को सिंपल एक सेंगन वीजा लेना पड़ता है। वो वीजा हम लोगों ने ले लिया और उन कंट्रीज में जितने भी 22 कंट्री हैं आराम से उसमें हम लोग मूव कर सकते हैं। ठीक, तो ये एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। 1995 में ये इफेक्टिव आता है। 1995 में सेंगन एग्रीमेंट होता है और 10 साल लग गए इसको इंप्लीमेंट करने में, और 1995 से आज तक ये एग्जिस्टेंस में। 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992 में। फाइनली मास्ट्रिक्ट ट्रीटी होता है 1992 में। इसको ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं। और ECSC, EAEC, EEC इन सबको यूरोपियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट करा दिया जाता है, डाइल्यूट करा दिया जाता है और बन जाता है यूरोपियन यूनियन। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना किस ट्रीटी के द्वारा हुई, तो उसका आंसर होगा मास्ट्रिक्ट ट्रीटी ऑफ 1992। इसी ट्रीटी के अंतर्गत यूरोपियन यूनियन की स्थापना करी गई। आप यहाँ पर देख सकते हो राइट साइड में, यहाँ पर मास्ट्रिक्ट ट्रीटी पर साइन किया जा रहा है और यूरोपियन यूनियन स्टैब्लिश कर दिया गया। अभी तक हम लोगों ने पूरा एक इवोल्यूशन पढ़ा था, किस प्रकार से डिफरेंट कम्युनिटीज को बनाते बनाते कोल एंड स्टील वाला, फिर उसके बाद यूरेटम एंड डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटीज के द्वारा एक यूरोपियन यूनियन का रास्ता तैयार किया गया और फाइनली यूरोपियन यूनियन एग्जिस्टेंस में आ जाता है आफ्टर द साइनिंग ऑफ मास्ट्रिक्ट ट्रीटी ऑफ 1992। इसके अंतर्गत यूरोपियन सिटीजनशिप भी क्रिएट किया गया। मतलब आप उस देश के सिटीजन तो हो ही, साथ ही साथ आप यूरोपियन सिटीजन भी हो, यूरोपियन यूनियन के सिटीजन हो, तो वो चीज है। ठीक है, ताकि आप दूसरे कंट्रीज में आसानी से मूव कर सको। राइट, इसके अंतर्गत कॉमन फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी भी एक जैसी होगी, इसके लिए भी प्रावधान किया गया था। मतलब अलग अलग जो कंट्रीज है उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी, उसकी जो डिफेंस पॉलिसी होगी, राइट, वो सब एक जैसा होगा। इवन इकोनॉमिक पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी सभी एक जैसे होंगे। इसके लिए यहाँ पर यूरोपियन यूनियन फाइनली बना दिया गया। ठीक है, यूरोपियन यूनियन 1992 में एग्जिस्टेंस में आ गया। ठीक, कॉमन फॉरेन पॉलिसी होगा, कॉमन डिफेंस पॉलिसी होगा, कॉमन ट्रेड पॉलिसी होगी एंड सो ऑन। फिर मॉनेटरी यूनियन की भी बात आई। उसके बाद 1999 में एक मॉनेटरी यूनियन का गठन किया गया जो कि 2002 से काम कर रहा है। इसके अंतर्गत EU के लिए एक करेंसी बनाया गया जिसको कहा गया यूरो। तो EU के जो मेंबर्स होंगे ना, अब उनकी एक कॉमन करेंसी, देख रहे हो कितने कॉमननेस की चीज हो गई। अभी हम लोगों ने बात किया फॉरेन पॉलिसी सेम होगा, डिफेंस पॉलिसी सेम होगा, ट्रेड पॉलिसी सेम होगा, और अब करेंसी भी सेम। कौन सी करेंसी? यूरो। यूरो को एक्सेप्ट कर लिया गया एज अ कॉमन करेंसी ऑफ ऑल दीज नेशंस। और हालांकि सभी लोगों ने, सभी कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। केवल अभी 19 जो मेंबर है, 27 मेंबर है ना करेंटली, उसमें से 19 मेंबर जो हैं उन्होंने ही यूरो को एज अ कॉमन करेंसी एक्सेप्ट किया है। तो सभी कंट्री में एक ही करेंसी चलेगा, यूरो।
ठीक, शुरुआत में 12 कंट्री थे और बाद में अभी के समय में 19 कंट्री, और ये आपका नाम दिया होगा, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद एक लिस्बन ट्रीटी होता है 2007 में। लिस्बन ट्रीटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत में ये ईईसी, ईएईसी, ईसीएससी फाइनली इसको खत्म ही कर दिया जाता है, ये खत्म ही कर दिया जाता है और एक यूरोपियन कम्युनिटी बना दिया गया था और सबके जो काम है उसको ईयू में डाल दिया गया था। ये पहले से था ना, ईईसी, ईएईसी, ईसीएससी, इन सबको फाइनली डाइल्यूट कर दिया जाता है अंडर ईयू। जो उनके कामकाज थे ना वो सब अब ईयू में आ गया। मर्जर ट्रीटी के अंतर्गत सबको मिला दिया गया था, अब उनके जो कामकाज होंगे सब अब यूरोपियन यूनियन देखेगा। ये कब डिसाइड हुआ था? लिस्बन ट्रीटी में। कुछ और डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ईयू ने नोबेल पीस प्राइज भी जीता है 2012 में, जो नोबेल प्राइज है शांति के लिए, उसको भी ईयू ने जीत रखा है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज ब्रेक्सिट। ठीक, अभी हम लोगों ने शुरू में जब इंट्रोडक्शन देखा तो उसमें भी इसके बारे में बात किया था। देखो हुआ क्या कि यूके के बहुत सारे जो लोग थे, यूके के जो बहुत सारे अलग अलग जो ट्रेड यूनियंस थे, उन्होंने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई कि उनको यूरोपियन यूनियन से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर बहुत सालों से ही ये मांग उठ रही थी कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से निकल जाना चाहिए। ब्रिटेन भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था। हालांकि करेंसी उसने अडॉप्ट नहीं किया था, जैसे आपने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि 2002 में वहां पर यूरो को एज ए कॉमन करेंसी एक्सेप्ट कर लिया गया था, बट ब्रिटेन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। बहुत सारे पॉलिसीज भी उसके डिफरेंट थे। एंड फिर वहां पे ये मांग उठी कि ब्रिटेन को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है यूरोपियन यूनियन से, तो ब्रिटेन को निकल जाना चाहिए। एंड फाइनली वहां पर एक रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम मतलब जनता से पूछा गया, जनता से वोटिंग करवाया गया कि आप क्या चाहते हो, ब्रिटेन को रहना चाहिए यूरोपियन यूनियन में या नहीं। तो 51.9% लोगों ने कहा कि नहीं, ब्रिटेन को निकल जाना चाहिए। सो ब्रिटेन का जो एग्जिट था ना, ब्रिटेन का जो एग्जिट था उसी को हम लोग शॉर्ट में ब्रेक्जिट कहते हैं। ठीक है, और उस रेफरेंडम से यही डिसीजन निकल के आया कि ब्रिटेन को निकल जाना चाहिए। एंड फाइनली ये प्रक्रिया पूरी हो रही है 30 जनवरी 2020 में, जब ईयू से ब्रिटेन एग्जिट कर जाता है। राइट, तो ये चीज ठीक है। तो ये कुछ डेवलपमेंट था, हम लोगों ने इवोल्यूशन के बारे में बात कर लिया। ठीक, सो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि यूरोपियन यूनियन बना कैसे। ठीक है, उसके इवोल्यूशन के बारे में देख लिया कि कैसे वो एक इकोनॉमिक यूनियन के तौर पे शुरुआत में बना था ताकि इकोनॉमिक कॉपरेशन हो सके कंट्रीज के बीच में, लेकिन धीरे धीरे ना वो एक पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है ना कि शुरुआत में तो ये इकोनॉमिक यूनियन ही था, लेकिन आज के समय में एक नेशन स्टेट के तौर पर बिहेव करने लगा, एक राष्ट्र राज्य के तौर पे, एक कंट्री के तौर पे बिहेव करने लगा है। इसको आपको इवैल्यूएट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आप पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन की शुरुआत जो हुई थी वो एक इकोनॉमिक यूनियन के तौर पे हुई थी, लेकिन आज वो एक नेशन स्टेट के तौर पे बिहेव करने लगा है। ठीक है, इस चीज की व्याख्या करिए। तो देखिए इसको आप कैसे कह सकते हो, इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हो। देखो आप, यूरोपियन यूनियन का अपना एक फ्लैग है, अपना एंथम है, अपना फाउंडिंग डेट है, अपना करेंसी है। तो ये तो एक कंट्री का ही होता है ना, एक नेशन स्टेट का ही होता है ना। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है नेशन स्टेट और कंट्री के बीच में, बट अब इसको एक चीज ही समझो अभी। तो उनका एक फ्लैग है, एंथम है, फाउंडिंग डेट है, करेंसी है, राइट। तो ये चीज इस चीज को जस्टिफाई करता है। एंड ऑल्सो इनकी कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। जो भी कंट्रीज हैं, जैसे मान लो यूरोपियन यूनियन में कई सारी कंट्रीज है ना, उन सबकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है? एक जैसी। सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी है? एक जैसी। इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है? एक जैसी। राइट, मतलब बहुत ज्यादा सिमिलरिटी। एंड ये एक ना सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसको आप समझो। आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, आपने सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको ध्यान से समझो। इसको समझने के लिए आपको यूएन के बारे में एक बार आपको रिलेट करना होगा। यूनाइटेड नेशन कैसा है? यूनाइटेड नेशन के हम भी मेंबर है, मतलब इंडिया भी एक मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है उसका। तो यूनाइटेड नेशंस ठीक है डिसीजंस लेती है बहुत सारे अलग अलग मैटर पे, लेकिन यूनाइटेड नेशन के पास ये अथॉरिटी नहीं है ना कि हमारे देश के इंडिया के ट्रेड पॉलिसी को डिसाइड करे, इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी को डिसाइड करे, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करे। नहीं, हमारी सॉवरेनिटी हमारे पास है, हमारे पास वो डिसीजन लेने का अधिकार है। लेकिन यूरोपियन यूनियन में क्या होता है, डिफरेंट मेंबर कंट्रीज ने अपने ट्रेड के ऊपर डिसीजन लेने का, अपनी इकोनॉमी के ऊपर डिसीजन लेने का, अपने सिक्योरिटी इशूज पर डिसीजन लेने का, अपने फॉरेन इशूज पर डिसीजन लेने का अधिकार किसको दे रखा है? यूरोपियन यूनियन का। तो मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मेंबर कंट्रीज अपने डिसीजन मेकिंग के अथॉरिटी को
उस ऑर्गेनाइजेशन को दे देती है, वहां पर डाइल्यूट कर देती है, दैट इज नोन एज सुपरानेशनल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? जैसे यूरोपियन यूनियन ले लो, जो फ्रांस है, मान लो स्पेन है, पोर्चुगल है, उन लोगों ने अपने, उन कंट्रीज ने अपने ट्रेड के ऊपर डिसीजन लेने का, सिक्योरिटी के ऊपर डिसीजन लेने का, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिसीजन लेने का अधिकार किसको दे रखा है? यूरोपियन यूनियन को। इसलिए आप कहोगे वो एक सुपरानेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन यूनियन का अपना एक पार्लियामेंट भी है, वहां पर यूरोप के कंट्रीज के मेंबर्स जाते हैं और डिसीजन लेते हैं उन सब कंट्रीज के। सो दैट्स सुपरानेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सुपरानेशनल ऑर्गेनाइजेशन के होने के कारण ईयू जो है ना, वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एरियाज में इन्फ्लुएंस कर पाता है। ठीक है। यूरोपियन यूनियन साथ ही साथ कोऑपरेशन को, जो सोवियत ब्लॉक के कंट्रीज थे, जो कि पहले सोवियत ब्लॉक के कंट्रीज है ना, यूएसएसआर, हालांकि यूएसएसआर टूट गया ना 1991 में, तो आपने पढ़ा है ना, उन कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन करने के लिए भी सोच रहा है, उन कंट्रीज में भी अपने आपको एक्सपैंड करने की सोच रहा है, उन कंट्रीज को भी मेंबर बना रखा है, कई सारे कंट्रीज जो कि एक जमाने में सोवियत ब्लॉक के पार्ट हुआ करते थे। वार्सो पैक्ट का पार्ट था ना पोलैंड, अभी है ना, जो और भी कंट्रीज है कई सारे, सब यूरोपियन यूनियन के पार्ट बने पड़े। तो ये भी चीज है, उनके साथ भी आप लैब करते हो, उनके साथ भी कोऑपरेट करते हो। हालांकि ये प्रोसेस उतना आसान नहीं था कि आप एक जमाने में जो सोवियत ब्लॉक के कंट्रीज थे उनको आप इनके इसके साथ ले आओ, लेकिन लाया गया। बहुत सारी कंट्रीज है वो इस चीज में कंफर्टेबल नहीं महसूस नहीं करते। आप सोचो ना, एक कंट्री के रूप में आपके डिसीजन मेकिंग पावर चली जा रही है ईयू के पास, आपके लिए डिसीजन कौन लेगा? यूरोपियन यूनियन। तो बहुत सारी कंट्री इस चीज में अनईजी फील करते हैं और उतना ज्यादा पावर देने की कोशिश, मतलब वो उतना ज्यादा पावर देने में कंफर्टेबल नहीं होते। यहाँ पर ये चीजें बताई जा रही है, राइट। साथ ही साथ नई कंट्रीज को इसमें ऐड किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, इसके ऊपर भी डिफरेंसेस है। जैसे टर्की का एग्जांपल ले लो, ठीक है, उसके कुछ एरिया यूरोप से भी मिलते हैं, हालांकि कुछ इकोनॉमिक वहां पर कॉम्प्लिकेशंस है। तो टर्की को बहुत सालों से इसके ऊपर चल रहा है कि उसको यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। तो नए कंट्रीज के इंक्लूजन के ऊपर भी कई सारे होते हैं, जैसे यूक्रेन, ठीक है, वो भी एक बड़ा इशू है कि उसको यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। तो नई कंट्रीज के इंक्लूजन एंड इनकॉर्पोरेशन के ऊपर भी कई सारे डिफरेंसेस हैं। बट एनी हाउ, हम लोग ये कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन अब एक नेशन स्टेट के तौर पे ज्यादा बिहेव करने लगा है, रादर इकोनॉमिक यूनियन के तौर पे। हाँ, शुरुआत उसकी हुई थी बिल्कुल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन से, बट इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। कैसे इन्फ्लुएंस है? इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की अगर आप बात करोगे तो देखो, यूरोपियन यूनियन का कितना दबदबा है दुनिया में। दुनिया में सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, जीडीपी की अगर बात करें तो 17 ट्रिलियन यूएस डॉलर। 2006 का डेटा है, काफी पुराना डेटा है, बट 17 ट्रिलियन यूएस डॉलर 2016 में दुनिया में यूएस के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी इसी की। साथ ही साथ यूरो एक बहुत बड़ा थ्रेट पोजेस कर सकता है यूएस डॉलर का। एक जमाने से ही यूएस डॉलर दुनिया में डोमिनेट करता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का जो करेंसी है ना यूरो, वो एक थ्रेट कि उस डोमिनेंस को, अमेरिका के डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज कर सकता है, यूरो ही है। बहुत बड़ा चैलेंज है उसके लिए। साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेड में जो हिस्सेदारी है, वर्ल्ड ट्रेड, दुनिया भर में जितना ट्रेड होता है उसमें यूरोपियन यूनियन का जो शेयर है ना, वो यूनाइटेड स्टेट्स से भी कहीं ज्यादा है। तो यूएस चाइना के साथ जो भी ट्रेड डिस्प्यूट होते हैं, कोई भी झगड़े होते हैं, तो उसमें यूरोपियन यूनियन काफी दबदबा उसका होता है, दादागिरी चलती है इनकी। क्यों? क्योंकि ट्रेड में ज्यादा हिस्सेदारी। तो ये भी चीज है। साथ ही साथ एशिया में भी, अफ्रीका में भी इनका इन्फ्लुएंस चलता है। भाई जो पावरफुल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाली चीज होती है। मतलब क्या हुआ? जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, उनका ही इन्फ्लुएंस चलेगा। तो एशिया में हो, अफ्रीका में हो, इन सब कंट्रीज में यूरोपियन यूनियन की बहुत चलती है, ये उनका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है। साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी एक बड़ा रोल प्ले करती है यूरोपियन यूनियन। सोचो, इतने सारे कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, फ्रांस है, स्पेन है, पोर्चुगल है, बहुत सारे और भी कंट्रीज है, सब मिलके यूरोपियन यूनियन बनाते हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड हो गया, इकोनॉमी की बात करी जाए, जीडीपी की बात करी जाए, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंस करते हैं वर्ल्ड ट्रेड को, वर्ल्ड मार्केट को। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की अगर बात करें तो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में देखोगे आप तो फ्रांस, इसका जो एक मेंबर है, वो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो आप 5 परमानेंट में कौन कौन है देखो आप, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, ठीक है, फिर चाइना है एंड रशिया। इन 5 कंट्री में यूरोपियन यूनियन का भी एक तो बैठा हुआ है ना आदमी, या कंट्री, फ्रांस। हालांकि पहले तो ब्रिटेन भी था, तो 2 उसके सीट हो जाते हैं, लेकिन अब तो ब्रिटेन रहा नहीं, बट फ्रांस, उसका एक परमानेंट मेंबर तो है ना।
यूएनएससी में। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 10 नॉन परमानेंट होते हैं, इसमें भी यूरोपियन यूनियन के कई सारे कंट्रीज बैठे होते हैं। तो यूएनएससी में भी काफी बड़ा रोल होता है इनका, यूरोपियन यूनियन का। साथ ही साथ इतना बड़ा जो रोल है, इसके कारण से यूएस पॉलिसी को भी ये कभी कभी चैलेंज कर देते हैं। जैसे यूएस और ईरान के बीच में डील हुआ था, न्यूक्लियर डील, उसमें इसमें कई सारी कंट्री जो है उसने मीडिएट किया था, यूएस की पॉलिसीज के भी अगेंस्ट चले गए थे। तो मतलब यूएस की पॉलिसीज के भी अगेंस्ट में चले जाते हैं। आप आगे भी देखोगे कि कुछ कंट्री, जब कोलिशन ऑफ फिलिंग हुआ था तो उसमें कुछ कंट्रीज इसके साथ आए थे, बल्कि फ्रांस और जर्मनी इसके अगेंस्ट में चले गए थे, अमेरिका के अगेंस्ट में चले गए थे। तो कई इशूज होते हैं जिसमें अमेरिका का साथ नहीं दिया जाता है, दिया जाता है, उसको चैलेंज कर देते हैं ये कंट्रीज। तो इतने पावरफुल है ये, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ चाइना के जो ह्यूमन राइट्स के इशूज हैं उसके ऊपर भी ये लोग आवाज उठाते, मजबूती से आवाज उठाते कि चाइना आप ना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हो एंड सो ऑन। तो ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। भाई मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करें तो यू की जो कंबाइंड आर्म फोर्स है, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज है उनके अगर मिलिट्री को आप कंबाइंड कर दोगे, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री बन जाती है। बहुत बड़ा आर्म फोर्स है इनके साथ। यूएस के बाद सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है डिफेंस पे, यूरोपियन यूनियन करती है। ब्रिटेन और फ्रांस, उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स है, बहुत ज्यादा है, करीब करीब 550 न्यूक्लियर वेपन है इनके पास। ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, इनके मिलिट्री इन्फ्लुएंस में ये दिखाता है इस चीज। एंड वर्ल्ड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इनका एक कलेक्टिव, जैसे हमारे यहां पर है ना इसरो है, अमेरिका में नासा है, ऐसे ही यूरोपियन यूनियन का इन्होंने सब इकट्ठा बना रखा है एक स्पेस एजेंसी, ताकि स्पेस वाले एरिया में, कम्युनिकेशन वाले एरिया में हम लोग साथ में डेवलप हो सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोऑपरेट ही करते हैं, लड़ते भी। जहां पे प्यार है तो वहां पे लड़ाई भी है, तो यहां पर डिफरेंसेस भी हैं। जैसे ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे एक जमाने में, टोनी ब्लेयर, उन्होंने अमेरिका का साथ दिया था जब इराक इन्वेजन हुआ था। आपको याद होगा कि इराक इन्वेजन हुआ था 2003 में सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट में। तो उस समय में टोनी ब्लेयर ने, जो यूके के थे, तो उन्होंने यूएस का साथ दिया था, ठीक है। लेकिन जो बहुत सारे यूएन मेंबर थे उन्होंने भी कोलिशन ऑफ विलिंग में साथ दिया था। लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने अमेरिका की पॉलिसी को अगेंस्ट किया था, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, ठीक है। तो ये भी चीज है कि ब्रिटेन साथ दे रहा है और फ्रांस और जर्मनी उसके खिलाफ। तो डिफरेंसेस है ना, सभी साथ नहीं ना दे रहे अमेरिका का, सबकी एक जैसी पॉलिसी तो नहीं है ना, दैट इज थिंग। साथ ही साथ बहुत सारे कंट्रीज के अंदर में यूरो एस्केप्टिज्म है, मतलब यूरोपियन यूनियन के प्रति ना थोड़ी सी अंदर में थोड़ा सा संशय रहता है, डाउट रहता है कि क्या ये यूरोपियन यूनियन हमारे मैटर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है क्या। आप एक तरह से कह सकते हो कि ब्रिटेन भी इसी यूरो एस्केप्टिज्म का शिकार हुआ और वो अलग चला गया। ब्रिटेन को यह लगने लगा कि क्या जो यूरोपियन यूनियन है हमारे मैटर्स में घुस के कहीं हमारा नुकसान तो नहीं कर रहा है, हमारे ट्रेड का नुकसान तो नहीं कर रहा है। तो इस कारण से वो अलग हो गया। ऐसे बहुत सारे कंट्री सोचते हैं कि यूरोपियन यूनियन से ज्यादा फायदा नहीं हुआ, ज्यादा नुकसान हो गया। तो यूरोपियन यूनियन के प्रति लोगों के मन में डाउट भी काफी ज्यादा रहता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल एक देखो, ब्रिटेन की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, उन्होंने यूके को हमेशा आउट रखा था यूरोपियन मार्केट से, काफी सारे बंदिशें रखी थी उन्होंने। फाइनली तो 2020 में निकल ही जाता है ब्रिटेन। तो ये सब चीज है, उनके अंदर में यूरो एस्केप्टिज्म रहता है, यूरोपियन यूनियन के प्रति डाउट रहता है कि क्या ये सही ऑर्गेनाइजेशन हमारे बेनिफिट के लिए है या नहीं। साथ ही साथ डेनमार्क और स्वीडन, देखो इन्होंने मास्ट्रिक्ट ट्रीटी को भी रेसिस्ट किया था। इन्होंने मास्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992 में होता है, इसको भी रेसिस्ट किया था। और साथ ही साथ यूरो को भी अडॉप्ट करने से मना कर दिया था कि हम यूरो अडॉप्ट नहीं करेंगे एज अ कॉमन करेंसी। ऐसे कई सारे कंट्री है, स्विट्जरलैंड वगैरह, जैसे मैंने बताया अभी, उनकी अपनी करेंसी, वो यूरो को एक्सेप्ट नहीं करते एंड सो ऑन। तो सभी मुद्दों पे आप देखोगे कि फॉरेन रिलेशन, डिफेंस वाले मुद्दे है ना, सभी पे कोऑपरेशन नहीं देखने को मिलता। कई ऐसे इश्यूज हैं जिसमें आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिलेगा इन कंट्रीज के बीच में, राइट। तो ये चीज है। सो दैट्स इट फॉर यूरोपियन यूनियन। अब हम लोग दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है, आसियान। आसियान के बैकग्राउंड को अगर आप देखोगे ना तो आपको यह पता चलेगा कि आसियान क्यों बनाया गया। दरअसल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में एक बहुत लंबा इतिहास रहा है कॉलोनिज्म का, ठीक है। रिपीटेड कॉलोनिज्म, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो चाहे फ्रेंच हो, मतलब यूरोपियन कंट्रीज ने यहां पर आके बहुत समय तक रूल किया है। और इवन की जो जापानीज हैं उन्होंने भी यहाँ के कंट्रीज को अपना गुलाम बना रखा। तो यहाँ पे रिपीटेड कॉलोनिज्म, कभी ये जाते हैं तो कोई दूसरे कंट्री आ जाती है, कभी जापान आ जाता है, कभी यूरोप के कंट्रीज आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर लंबा इतिहास रहा है कॉलोनिज्म का। साथ ही साथ यहाँ पर नेशनल बिल्डिंग भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। कई सारी कंट्रीज ऐसे थे जहां पर नेशन बिल्डिंग, जहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना, दैट वाज अ बिगर चैलेंज फॉर देम।
ठीक है, नेशन बिल्डिंग, वहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना, वहां पर मिलिट्री रूल स्टैब्लिश ना हो जाए, और कई कई कंट्रीज में तो हो भी गए। तो उन कंट्रीज में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। साथ ही साथ इन कंट्रीज में पॉवर्टी काफी ज्यादा थी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस था, काफी पिछड़े हुए देश थे। तो इस कारण से इन कंट्रीज ने सोचा, कौन से कंट्रीज ने, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, उन कंट्रीज ने ये सोचा कि हमें कोऑपरेट करना चाहिए। हमारे देश यहां पर लंबा इतिहास रहा है कॉलोनिज्म का, लंबा इतिहास रहा है यहां पर कि अलग अलग कंट्रीज यहां पर आके हम पे रूल कर लेते हैं। बैकवर्डनेस हमारे देश में है, पॉवर्टी एंड नेशनल बिल्डिंग भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस कारण से उन्होंने ट्राई किया कि हम लोग कोऑपरेट करें। इवन की जो कोल्ड वॉर था उस दौर में भी इन कंट्रीज को काफी कुछ भुगतना पड़ा था। उनको सुपर पावर इनके ऊपर काफी प्रेशर डालते थे। ये इनमें से कई सारी कंट्रीज अमेरिका के कैंप में थे, ठीक है, कुछ कंट्रीज जो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में थे, और इनमें से कुछ कंट्री जो इस लड़ाई में फंस के रह गए। वियतनाम जैसे कंट्री हो गए, लाओ हो गया, सब कंट्री बहुत तबाह हुए, ऑल बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर ने भी इन कंट्रीज में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। एंड बैंडंग कॉन्फ्रेंस, आपको पता ही होगा, बैंडंग कॉन्फ्रेंस जब हुआ था, नन लाइन मूवमेंट था, उन लोगों ने भी एक अटेम्प्ट किया था कि इन कंट्रीज को साथ में लाया जा सके, बट वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया कि इन कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन बढ़े एंड इन देशों के मध्य में विकास हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ये सारी चीजें। तो बैंडंग कॉन्फ्रेंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी एक कोऑपरेशन वाला जो मुद्दा था ना, वो नहीं हो पाया, इन कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन स्टार्ट नहीं हो पाया। तो फाइनली आसियान का गठन किया गया। आसियान क्या है? दरअसल आसियान एक जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर इसको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो, क्योंकि एक क्षेत्र विशेष का एक ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया आप जानते हो कहां पर है? अगर आप देखोगे तो ये हमारा इंडिया है, और इंडिया के बगल में ही ये सारी कंट्रीज है। नीचे से आप आओगे तो साउथ ईस्ट एशिया, एशिया है ना, तो ये तो हो गया आपका नॉर्थ पार्ट, और साउथ में हम लोग हैं, और ये इधर ईस्ट है। इस साइड में जो कंट्रीज है ना, उनको साउथ ईस्ट वाले कंट्रीज कहा जाता है। तो एशिया में जो साउथ ईस्ट वाले कंट्रीज हैं, तो उन सब कंट्रीज ने ये कोऑर्डिनेशन बनाया था। कब बनाया? 1967 में। याद रखोगे आसियान का गठन कब हुआ? 1967 में। 5 कंट्री जो इसका फाउंडिंग कंट्री है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 कंट्री है फाउंडिंग मेंबर। उसके बाद अलग अलग कंट्रीज ऐड होते जाते हैं। बैंकॉक डिक्लेरेशन पे साइन हुआ था 1967 में, और उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। ठीक है, अभी कितने इसके मेंबर हैं? अभी इसके 10 मेंबर हैं। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ठीक है, आप देखो यहाँ पर आसियान के मेंबर कंट्रीज, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये इंडिया है, इधर यहाँ पर इंडिया होगा, एंड उसके बगल में यहाँ से शुरू हो जाता है साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, म्यांमार हो गया, फिर थाईलैंड, लाओपीडिया, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कंबोडिया, देन वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई दारुसलाम, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। ये 10 कंट्री आसियान के मेंबर है अभी के समय में। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाए कि आसियान में कितने मेंबर है, तो 10 कंट्रीज। ठीक है, इनिशियली कितने थे? 5 कंट्रीज। इवन कि आपसे मैप पे भी लोकेट करने के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में, पॉलिटिकल साइंस में भी मैप आ सकते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा आप कि मेंबर कंट्री के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर फाउंडिंग कंट्री जो है उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि उसके लोकेट करो एंड सो ऑन। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों बनाया गया था आसियान? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया जाता है? ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सलेट किया जा सके, सोशल प्रोग्रेस हो सके, पीस और स्टेबिलिटी बरकरार रह सके। इस रीजन में साउथ ईस्ट एशिया वाले कंट्री में जो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला एक जोन था, और कई सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या जापानीज है, वो सब आके यहाँ पर जो रूल किया करते थे, और इस एरिया में पीस एस्टैब्लिश नहीं हो पाता था, उस चीज को एस्टैब्लिश कर सके। साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ भी यहाँ पर बन सके। यूएन चार्टर में जो भी चीजें हैं कि पीस एंड कोऑपरेशन बरकरार रखने के लिए, उस चीज को भी मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें करा गया था। ठीक है, कोऑपरेट करने के लिए आसियान का गठन किया गया था। राइट, उसके बाद जो डिफरेंसेस है कंट्रीज के बीच में, जो डिफरेंसेस है उसको साथ में मिलकर पीसफुली सुलझाया जा सके। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जो कंट्रीज हैं वो सब एक दूसरे से झगड़े नहीं, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना करे, रादर कि वो एक फोरम पे आए, एक जगह पे आए, और बात करके, डिस्कशन करके, डिलिब्रेशन से इस मुद्दे को सुलझा सके। तो दैट वाज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव। राइट, आसियान वे, इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। आसियान वे क्या है ये समझते हैं। आसियान वे दरअसल एक टीटी साइन हुआ था, टीटी ऑफ अमेठी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया 1976 में, वहां से ये निकल के आता है दरअसल। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि आसियान वे आखिर है क्या, कि आसियान का रास्ता कैसा होगा, आसियान को किस रास्ते में हम लोग लेके जाएंगे। दरअसल ये चीज यहां पर डिसाइड करी गई थी। आसियान वे दरअसल इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव। ठीक है, ये एक ऐसा तरीका है इंटरेक्शन का जो कि इनफॉर्मल होगा। ऐसा कोई फॉर्मल वाली चीज नहीं है कि ये हम लोग फॉर्मेलिटी के साथ करेंगे, मतलब
होता है ना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ आप इनफॉर्मल वे में डिस्कस कर सकते हो चीजों को, कोई भी छोटा सा मुद्दा आया हम लोग इनफॉर्मली डिस्कस करके सुलझा लेंगे। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश करी गई कि एक ऐसा इंटरेक्शन हो दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट, मतलब कि ऐसा ना हो कि झगड़े हो जाए कंट्रीज के बीच में ही, ये जो आसियान के मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में ही झगड़े हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एंड कोऑपरेटिव नेचर वाला एक तरीका हो या उनके बीच में कोऑपरेशन। तो आसियान में मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव, दैट इज आसियान। साथ ही साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, इंडिपेंडेंस का, एक दूसरे के इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करे, सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करे, इक्वालिटी को रिस्पेक्ट करे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करे, नेशनल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करे कि हर एक देश अपने आप में अलग होता है और उस देश के जो पर्सनल मुद्दे हैं या जो उनके लोकल मुद्दे उसमें हम लोग इंटरफेयर ना करें, एक देश दूसरे देश के मुद्दे पे इंटरफेयर ना करे, वहां के इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करे, वहां के सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करे, वहां की इक्वालिटी को रिस्पेक्ट करे, कल्चर आइडेंटिटी जो है उन चीजों को रिस्पेक्ट करे। भले आपका देश जो है वो रिलीजन में अलग हो, वहां पे कल्चर अलग हो, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट डिफरेंसेस। ये एक मुद्दा था आसियान में। साथ ही साथ हर एक स्टेट के अधिकार को यहां पर सुनिश्चित किया गया कि वो अपने एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से दूर रह सके, मतलब कि दूसरे जो कंट्रीज हैं वो उसके इंटरनल मैटर में दखल अंदाजी ना करे। ठीक है, तो ये चीज यहां पर सुनिश्चित करी गई कि एक देश जो एक मेंबर कंट्री है वो दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी ना करे, वहां पे जो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है, हर एक देश का अपना अधिकार होता है कि वो किस प्रकार से अपने देश को गवर्न करना चाहता है। एंड इवन कि 1994 में आसियान रीजनल फोरम भी बनाया गया था ताकि सिक्योरिटी पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन ला सके, जैसे यूरोपियन यूनियन में था ना, हालांकि वहां पर तो एक सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था ना, सुप्रानेशनल मतलब सारे मुद्दे अब यूरोपियन यूनियन देखेगा, लेकिन यहां नहीं है, यहां पर कोऑपरेशन वाली चीज है कि डिलीवरेशन से बात कर करके हम लोग एक सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी लेके आएंगे, उसमें कोऑर्डिनेशन करेंगे, ऐसा नहीं कि सिमिलर, कोऑर्डिनेशन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, ताकि कभी भी दिक्कत होगी एक देश को तो दूसरा देश उनकी मदद करेगा एंड सो ऑन। राइट, तो आसियान वे ये है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि आसियान वे क्या था, तो आप लिख सकते हो कि दैट इज द वे ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज। पिलर्स ऑफ आसियान कम्युनिटी के बारे में देख लेते हैं कि आसियान कम्युनिटी के कितने पिलर्स हैं। 3 पिलर्स है बेसिकली, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, देन आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड थर्ड वन इज आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। सबसे पहले आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी के बारे में देखते हैं। इसमें क्या था, एक कम्युनिटी का गठन किया गया ताकि साथ मिलकर हम लोग पॉवर्टी एराडिकेशन कर सके, ह्यूमन डेवलपमेंट कर सके, इक्विटेबल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो, कंट्रीज के जो मेंबर्स है, सिटीजन है, उनके बीच में अपॉर्चुनिटी का इक्विटेबल एक्सेस हो, ह्यूमन पोटेंशियल को हम लोग नर्चर करेंगे, साथ ही साथ जो जस्टिस है उसको इंश्योर करेंगे, एंड पॉवर्टी एंड पॉवर्टी को हटाएंगे और इक्विटी को इंश्योर करेंगे। तो ये भी इन सब के जो इश्यूज है उनके ऊपर काम करने के लिए, मतलब सोसाइटी में और कल्चर के मुद्दों पर जो बातें हैं, जो डिस्कशन है या जो भी चीजें इंप्रूवमेंट करी जा सकती है उस चीज को यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने के बाद नेचुरल रिसोर्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोस्टर करेंगे और उस चीज को बढ़ावा देंगे। दैट वाज द थिंग इन आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। राइट, उसके बाद आता है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। दरअसल ये सब कम्युनिटी है, मतलब ये बनाया गया दरअसल फोरम के अंदर में ताकि कोऑपरेट कर सके। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी मतलब कि फ्री ट्रेड एरिया बनाया जा सके। ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है इसको आप समझ लो, कई बार ये चीजें आई निकल के आएंगी। फ्री ट्रेड एरिया मतलब क्या हो गया कि जो कंट्री है, कंट्री ए है और कंट्री बी है, ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर लग रहा है, तो यहां पर ना उनको टैक्स देना पड़ता है। अगर आपको ए से बी ले जाना है या बी से ए आना है सामान सबको व्यापार करने के लिए, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो टैक्स होने के कारण होता है क्या, अगर टैक्स बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, तो उस कारण से क्या होगा कि व्यापार कम होगा। तो या तो आप टैक्स को हटा ही दो या टैक्स को बहुत कम कर दो, तो दैट इज फ्री ट्रेड एरिया होता है कि मतलब जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, टैक्स बैरियर्स होते हैं, उसको आप बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दो या हटा ही दो। तो फ्री ट्रेड एरिया बनाने की बात थी ताकि देशों के बीच में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, इन्वेस्टमेंट, लेबर, सर्विसेज एक देश से दूसरे देश मूव कर सके। तो वो चीजें यहां पर इसके अंदर में ये प्रयास किया गया। साथ ही साथ कॉमन मार्केट क्रिएट करने की बात थी, प्रोडक्शन बेस की सब जगह सारे जो आसियान के कंट्रीज हैं वहां पर जो मार्केट है वो एक जैसा हो, कि मान लो कि इंडोनेशिया का कोई एक प्रोड्यूसर है तो वो मलेशिया में जाके अपने सामान बेच सकता है फ्रीली, ठीक है, कोई टैक्स वैक्स देने की बात नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था करने की यहां पर कोशिश करी गई थी। दैट इज आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी की अगर बात करें तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट एक ऐसा मुद्दा ना बन जाए जिसके कारण से दो देश लड़ाई कर बैठे। तो ये भी इंश्योर किया जाता है कि कोई भी अगर इशू है तो उसको बैठ के बातचीत से सुलझा लेंगे। राइट,
दूसरा चीज पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस, वही सारी चीजें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस करके बताया था कि इन सब चीजों को भी यहाँ पर इंश्योर किया जाता है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी के अंदर में कि पीस मेंटेन रह सके, न्यूट्रलिटी मेंटेन रह सके, कोऑपरेशन हो, नॉन इंटरफेरेंस हो, और दूसरे देशों के जो डिफरेंसेज हैं उसको भी कंट्रीज एक्सेप्ट करें, उसको रिस्पेक्ट करें। साथ ही साथ मेंबर स्टेट के जो सोवरेन राइट्स हैं कि अपने मुद्दे पर खुद से डिसीजन लेंगे। म्यांमार जो है, इंडोनेशिया जो है, वो अपने मुद्दे पर खुद से डिसीजन लेगा, इस चीज को रिस्पेक्ट करने की बात है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, दैट डजंट मीन कि आप उसके पर्सनल मैटर में, उसके लोकल इशूज पे आप इंटरफेयर करोगे, नहीं। तो ये यहाँ पर इंश्योर किया जाता है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी के अंदर में। नेक्स्ट आता है आसियान विजन 2020। दरअसल है क्या, आसियान कंट्रीज के जो लीडर्स थे वो आते हैं और आसियान विजन 2020 देते हैं। उसमें क्या था दरअसल, उसमें आउटवर्ड लुकिंग रोल के बारे में बात करी गई थी कि आसियान कंट्री जो है ना, उनका इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एक कोऑपरेशन इस तरीके से होगा कि अपने जोन में, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर अपने जोन में पीस, फ्रीडम एंड न्यूट्रलिटी बना सके। साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है ना, उसको एक पीसफुल जोन बना सके, उसको स्टेबल जोन बना सके। तो इन कंट्रीज में यह डिसाइड किया गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर एक ऐसा जोन बनाएंगे साउथ ईस्ट एशिया को जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जहां पर जस्टिस इंश्योर हो, जहां पर रूल ऑफ लॉ इंश्योर हो। ये था आसियान विजन 2020। सो दैट इज एन आउटवर्ड लुकिंग रोल ऑफ आसियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी के सबसे साथ मिलकर कोलैबोरेट करके आसियान को एक बेटर जोन बनाएंगे, एक बहुत अच्छा क्षेत्र बनाएंगे। सो दैट वाज आसियान विजन 2020। कंक्लूड करते हैं आसियान के सक्सेस स्टोरी से। आसियान ने अभी तक क्या कुछ हासिल किया है। देखो, आसियान ने ना कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर नेगोशिएशन को ज्यादा तरजीह दी कि मतलब दो देश लड़ाई कर बैठे नहीं, नेगोशिएट कर लेते, हम लोग बातचीत कर लेते, एक मंच पे आएंगे, साथ में बैठ के चाय पियेंगे और नेगोशिएट कर लेंगे, राइट। इस चीज को ज्यादा उन्होंने जोर दिया। साथ ही साथ कंबोडिया में जो कन्फ्लिक्ट था, ईस्ट तिमोर वाले जो कन्फ्लिक्ट थे, उसमें भी इन्होंने काफी ज्यादा मीडिएशन किया और वहां के जो इशूज है उसको सॉल्व कर दिया। आज भी ईस्ट एशिया के जो कंट्री है उनके साथ ये कोऑपरेशन करती है, उनके साथ डिस्कस करती है, जापान के साथ ये डिस्कशन करती है, चाइना के साथ इनका कोऑपरेशन होता है, मीटिंग होती है, साउथ कोरिया के साथ होता है। तो अलग अलग जो ईस्ट एशिया के कंट्रीज है उनके साथ बैठकर उनके साथ जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करी जाती है। ये भी बहुत बढ़िया चीज है। यूएस चाइना आसियान के साथ एफटीए को नेगोशिएट कर रहे हैं, इवन की आरसीईपी साइन भी हो गया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसको साइन भी कर दिया गया। यूएस चाइना ये सब एफटीए सब आसियान के साथ नेगोशिएट करते हुए इन लोगों ने साइन भी कर लिया है। हालांकि इंडिया ने नहीं किया, बट इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है आसियान कंट्रीज के लिए। इंडिया और चाइना इस एरिया के बहुत बड़े जाइंट्स है ना, एशिया के जाइंट है ना इंडिया और चाइना, तो इनके साथ भी नेगोशिएट कर रहे हैं। चाइना ने तो हालांकि एफटीए साइन भी कर लिया आसियान के साथ, इंडिया ने नहीं किया क्योंकि बहुत सारे इशूज हैं इंडिया के साथ। इंडिया के साथ इशू क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। इंडिया के साथ इशू ये है कि अगर इंडिया एफटीए साइन कर लेगा, इसका ये मतलब हुआ ना कि ट्रेड में कोई बैरियर नहीं रहेगा, टैक्स वगैरह नहीं लेंगे। तो ये पॉसिबल है ना कि चाइना अपने सामान को, चाइना के साथ तो एफटीए नहीं है, तो पॉसिबल है ना कि चाइना अपने सामान को पहले आसियान भेजेगा और वहां से सारा सामान यहाँ पर इंडियन मार्केट में डंप कर देगा। तो एक पॉसिबल सिनेरियो ये है, तो इससे इंडिया का नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज, इंडिया ये कह रहा है कि हम लोग पहले से ही आसियान कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट में, ट्रेड डेफिसिट मतलब वहां से बहुत सामान आता है और हम लोग ज्यादा कुछ बेच नहीं पाते, तो नुकसान होता है। अगर फ्री ट्रेड होगा तब तो सारे का सारे कंपनी हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, तो हमारा मार्केट तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, हम लोग को नुकसान हो जाएगा। तो दैट वाज वेरियस रीजन, बिकॉज ऑफ दैट इंडिया इज नॉट साइनिंग द एफटीए विथ आसियान, राइट। आसियान के साथ डायरेक्ट एफटीए जो आरसीईपी था उसको साइन नहीं किया, बट कई सारी कंट्रीज ने तो इसको कर भी लिया था। इंडिया और आसियान के बारे में बात कर लेते। कोल्ड वॉर के दौरान आपसे पूछा जाए कि इंडिया और आसियान के बीच में कैसा रिलेशन रहा है, तो कोल्ड वॉर के दौरान उतना अच्छा रिलेशन, आप कह सकते हो कि इंडिया ने उसको उतना अटेंशन नहीं दिया था, ठीक है, इग्नोर करके चला था कि आसियान क्या ही चीज है। कोल्ड वॉर में आसियान को साइड करके चला था, लेकिन बाद में एहसास हुआ इंडिया को नहीं, आसियान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, और एक बहुत अच्छा पार्टनर बन सकता है क्योंकि आसियान ना बहुत सक्सेसफुल रही है। मतलब 1980s और 1990s के दौरान तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज थी सारी जो मिलके आसियान कंट्रीज। तो फिर इंडिया ने सोचा कि नहीं, अब हमको इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए। सिंस 2002 इंडिया हर एक साल जो इनका मीटिंग होता है उसमें अटेंड करते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो इस पिक्चर में, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो आसियान के मेंबर हैं, उनके लीडर्स हैं, उनके साथ यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ 3 आसियान कंट्रीज हैं, उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रखा है इंडिया ने, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, तो ये भी चीज है। साथ ही साथ इंडिया ने आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया था 2010 में, हालांकि उतना ज्यादा एक इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, उसको उतने
ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है और इसको पूरी तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कह सकते। साथ ही साथ इंडिया की जो पॉलिसीज है उसमें भी काफी सारे बदलाव है। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की पॉलिसी, इसने भी आसियान के ऊपर काफी ध्यान दिया था। लुक ईस्ट मतलब ईस्ट के कंट्रीज के साथ और इवन साउथ ईस्ट के कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करने के लिए। आपको बता दूं, ईस्ट को जो पॉलिसी थी ना, वो पीवी नरसिम्हा राव जब 1991 1992 के दौरान जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय लुक ईस्ट की पॉलिसी आई थी। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि जो एशियन कंट्रीज हैं, ईस्ट एशिया एंड इवन की दरअसल मेजरली साउथ ईस्ट एशिया, तो उन कंट्री के साथ ज्यादा कोलैबोरेट कर सके, ज्यादा कोऑपरेट कर सके उनके साथ, तो इसके लिए लुक ईस्ट पॉलिसी लाया गया था। एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो था ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये मोदी गवर्नमेंट के अंदर आई है। ठीक है, तो उसके अंदर भी अगेन साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ ज्यादा एक्सटेंसिवली कोऑपरेट करने के लिए ये पॉलिसी लाया गया था। तो पहले तो इंडिया ने आसियान को इग्नोर किया, बट अब उनके साथ कोऑपरेट कर। सो दैट्स ऑल फॉर आसियान। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। ठीक है, चाइना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर बनके राइज हो रहा है पिछले कुछ सालों में। चाइना के बारे में बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। चाइना के बारे में आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो आबादी है वो चाइना में रहती है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एंड 1978 में इसने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, जैसे इंडिया ने 1991 में किया था। उससे बहुत साल पहले ही चाइना ने 1978 में अपने यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे और उसके बाद से वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पिछले 30-40 सालों में। राइट, एंड ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि यूएसए को भी पीछे छोड़ के 2040 तक ये आगे बढ़ जाएगी जीडीपी के मामले में। हालांकि अभी सेकंड नंबर पे है, अगर आप पीपीपी मुद्दे को देखोगे तो उसमें तो फर्स्ट नंबर है, बट जीडीपी नॉमिनल में अगर आप देखोगे तो सेकंड नंबर पे कंट्री के रूप में आता है। हालांकि आप पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन को ले लोगे तो फिर तो यूरोपियन यूनियन आ जाता है, बट चाइना सेकंड नंबर पे एज ए कंट्री है। एंड ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिका को ये पीछे छोड़ के 2040 तक ये सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के राइज हो जाएगी। बैकग्राउंड देखते हैं कि चाइना कैसे इतना आगे बढ़ गया। चाइना सबसे पहले इसका जो इंसेप्शन होता है पीआरसी का, पीआरसी मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वहां पर एक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था 1949 में, जिसको लीड किया था माओ जेडोंग ने। यहां पर आप देख सकते हो राइट साइड में आपके पिक्चर भी दिख रहा होगा। सो माओ जेडोंग ने इस कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को लीड किया था और उसके बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एग्जिस्टेंस में आता है। राइट, इसकी इकोनॉमी किस मॉडल पे बेस्ड थी? सोवियत मॉडल। ऑब्वियसली जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद बना था तो यहाँ के जो नेता लोग थे, लीडर्स थे, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से ज्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को कैसे मॉडल पे एस्टैब्लिश किया? रशियन मॉडल पे, दैट इज सोवियत मॉडल पे, क्योंकि सोवियत मॉडल ने उस दौरान में काफी सक्सेसफुल हुआ था। आपने पढ़ा होगा ना कोल्ड वॉर और एंड ऑफ बायपोलैरिटी में कि सोवियत मॉडल अपने शुरुआती दिनों में, आई मीन 1950s 60s तक वहां पे काफी अच्छी रही थी। उसके बाद वहां पर डिक्लाइन देखने को मिला था। तो अभी 1949 में जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, तो दो कारण है। पहला तो आप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करोगे तो उसका एक लीडर कौन है? सोवियत यूनियन। दूसरी चीज ये कि सोवियत यूनियन का जो मॉडल था वो काफी सक्सेसफुल भी था। तो इन लोगों ने अपना जो मॉडल है वो सोवियत मॉडल के ऊपर ही बेस्ड रखा और अपनी इकोनॉमी को उसी प्रकार के बनाया था। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी इकोनॉमी में स्टेट ओनरशिप रखा था, स्टेट ही सब कुछ ओन करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ही सब कुछ ओन करेगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा एंड सो, और अपने आप को कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से काफी दूर रखा था। यूएस के साथ ये साथ नहीं जाते थे। यूएस का ये सोवियत रशिया के साथ थी मिले हुए। ठीक है, उनके कैंप को इसने ज्वाइन किया हुआ था, उसके साथ। इसकी इकोनॉमी किस रेट से ग्रो कर रही थी? 5-6% से शुरुआती सालों में ग्रो किया इसने। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इसका यहाँ पर काफी अच्छा हुआ। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अच्छा होने से या उसमें अच्छे प्रोडक्शन होने से इसको फायदा ये मिला कि उस पैसे का उसने यूज किया इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। ठीक है, चाइना ने क्या किया? पहले एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया और एग्रीकल्चर में जब काफी अच्छी कमाई होने लगी तो उस पैसे का यूज करके इन्होंने अपने यहाँ पर इंडस्ट्रीज को ओपन किया उस सरप्लस का यूज करके। एंड इसको सोवियत यूनियन भी काफी कुछ हेल्प किया करता था, वहां से एड मिलता था, एडवाइस मिलता था। इवन कि वहां के जो इंजीनियर्स थे या टेक्नीशियंस थे वो लोग आते थे चाइना में हेल्प करने के लिए। इवन कि चाइना के लोग भी ट्रेनिंग करने के लिए जाते थे सोवियत यूनियन में। तो ये सारी चीज है। तो चाइना का जो इकोनॉमिक मॉडल था वो था स्टेट ओन्ड हेवी इंडस्ट्रीज पर बेस्ड। स्टेट ओन मतलब गवर्नमेंट ओन करेगी। ठीक है, जैसे मान लो कि आयरन इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है, सब कौन ओन करेगा? ये मालिक कौन होगा? उसका स्टेट होगा। सोवियत मॉडल में तो यही होता है, सोशलिज्म में तो यही होता है। तो यहाँ पर भी यही सारी चीजें करी गई थी। ठीक है, और साथ ही साथ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को भी चाइना ने अडॉप्ट किया था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? नाम से देखो, इंपोर्ट जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, बाहर से मंगा रहे हो, ठीक है, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो अपने देश में। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ना ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग ना जो फोन है उसको हम लोग दुनिया भर से इंपोर्ट करते हैं, तो उसको हटाकर हम लोग उसके सब्स्टिट्यूट इंडिया में ही प्रोड्यूस कर लें, दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन।
या कोका कोला, पेप्सिको के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उससे बेटर क्या होगा, देश में ही प्रोड्यूस कर लो। तो इंपोर्ट को आप सब्सिट्यूट कर लो, इंपोर्ट का ऑप्शन बना लो अपनी कंट्रीज में। तो चाइना ने भी कुछ ऐसा ही किया कि दुनिया भर से हम लोग नहीं मंगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे कि अपनी कंट्री में ही उसको सब्सिट्यूट कर लेंगे, अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस कर लेंगे। तो यहाँ की पॉलिसी इस प्रकार की थी। सोशल इंडिकेटर की बात करें कि वहां पे सोसाइटी का क्या हाल था, तो सोसाइटी में कम्युनिस्ट मॉडल में शुरुआती समय में ये चीज हुई थी कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर एश्योर किया गया था। सोवियत रशिया में वहां पर भी यही हुआ था। ठीक है, जो सोशलिज्म वाली चीज है तो बनाया ही इसको इस बेसिस पर गया है कि सोशल वेलफेयर हो, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, इन सबको एश्योर किया गया था। वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा शिक्षा वगैरह व्यवस्था, ये सारी चीजें सुनिश्चित करी गई थी, जो हेल्थ फैसिलिटीज है ये सब उनको इंश्योर किया गया था। तो बढ़िया चीज ये था। बट चाइना की इकोनॉमी पूरी तरह से, एक तरह से कह सकते हो कि डिक्लाइन पे चली गई। ठीक है, उतना ज्यादा यहाँ पर विकास नहीं हो पाया। तो यहां पर देखोगे कि चाइना ने रिफॉर्म्स किए, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि चाइना की इकोनॉमी में रिफॉर्म्स क्यों किया गया, ये क्यों लाया गया वहां पर रिफॉर्म्स। क्योंकि चाइना की इकोनॉमी सही तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही थी। रीजन देखो आप, 5-6% तो इकोनॉमिक ग्रो कर रही थी, अभी हम लोग ने बात किया, लेकिन पॉपुलेशन 2-3% से भी बढ़ रहा है। ऐसे ही दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश थोड़ी है, पॉपुलेशन ही 2-3% से बढ़ रहा है। तो अगर आपका इकोनॉमी 6% से बढ़ेगा, लेकिन आपके पॉपुलेशन अगर 2% या लेट से 3% से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि सही मामले में, सही मायने में आपका 3% से बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी इकोनॉमी 5% से बढ़ रही है, ठीक है, हर एक साल आपकी जीडीपी 5% बढ़ रही है, लेकिन आपका पॉपुलेशन ही 3% से बढ़ रहा है, तो आप क्या कहोगे, इफेक्टिवली आपकी जीडीपी 2% से बढ़ रही है ना। आपका इनकम बढ़ रहा है 5% से, लेकिन आपके घर में खाने वाले 3% से राइज हो रहा है। तो उस कारण क्या होगा, आपकी जीडीपी या आपकी जो पैसे की वैल्यू है या उतना जो जीडीपी का इंक्रीज है वो सही नहीं दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ इनसफिशिएंट था। आपका जो 3% पॉपुलेशन राइज हो रहा है, तो मतलब उतना पैसा तो केवल उसके भरण पोषण पे चला जाएगा, तो इफेक्टिव राइज यहां पर कम हो रहा था। साथ ही साथ आप यहां पर देखोगे चाइना की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं हो पाया जिससे सरप्लस हो पाए। ठीक है, शुरुआती दिनों में काफी सरप्लस आया था जिससे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया गया, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुआ कि बाद में उसको और ज्यादा एक्सपैंड किया जा सके। तो ये भी बड़ा रीजन था। दूसरा बात कि चाइना ने अपनी इकोनॉमी कैसे रखी हुई थी, क्लोज्ड इकोनॉमी। अभी हम लोगों ने देखा होता ना, क्लोज्ड इकोनॉमी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, दुनिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, दुनिया भर के कंपनीज हमारे यहाँ पे नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट मॉडल के लिए अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं करेंगे। जब क्लोज्ड इकोनॉमी रखोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटरनेशनल ट्रेड बहुत कम होगा, और इंटरनेशनल ट्रेड बहुत कम होगा तो मतलब वहां पर इनकम भी बहुत कम जनरेट होगा। भाई आप दूसरे के देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तभी ना आपके देश का विकास होगा, ये तो करती नहीं थी। तो इस कारण से इसके यहाँ पर जो इनकम जनरेशन था वो बहुत कम हुआ। तो इस कारण से 1970s में यहाँ के लीडर्स ने डिसाइड किया कि नहीं, अब वो समय आ चुका है कि हम लोग अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा बदलें, ऐसे हम लोगों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, हम लोग आगे विकास नहीं कर पाएंगे। तो चाइनीज लीडरशिप ने ट्राई किया यहाँ पर रिफॉर्म्स करने के। ठीक है, कारण क्या था कि चाइना की इकोनॉमी काफी ज्यादा स्टैग्नेंट हो गई थी, प्लान्ड इकोनॉमी से कुछ फायदा नहीं था। तो अब चाइना की इकोनॉमी को प्लान्ड इकोनॉमी से कैसा बनाना है, मार्केट इकोनॉमी, मतलब सोशलिस्ट से अब चाइना किस तरफ जा रही थी, कैपिटलिस्ट की तरफ, कैपिटलिज्म की तरफ। ठीक है, चाइना का ये शिफ्ट देखने को मिला 1970s में। साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी उनको करना था, राइट, अपने सिटीजन की वेलबींग भी इंश्योर करनी थी, वो तो हो नहीं पा रहा था। तो इन्होंने सोचा कि नहीं, अब हम लोग थोड़ा सा चेंज लाते हैं। और एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया था 1972 में, जब अभी कुछ दिनों पहले ही चाइना और यूएसएसआर के बीच में ना झड़प हो गई थी। चाइना यूएसएसआर बहुत दोस्त हुआ करते थे, दोनों की एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही कम्युनिस्ट हैं, लेकिन दोनों में झगड़े हो गए, कुछ बातों के कारण मतभेद हो गया, कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गया था, कुछ आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट हो गए थे। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ था उस जमाने के पॉलिटिक्स में, बहुत बड़ा चेंज आया था कि एक कम्युनिस्ट कंट्री यूएसए के साथ चली गई। तो एक बहुत बड़ा ही चेंज आया था, चाइना यूएसए इकट्ठे हो गए थे 1972 में। चाइना ने यूएस के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड जो आइसोलेशन था इतने जमाने से, उस चीज को खत्म किया। यहाँ पर आप देख सकते हो रिचर्ड निक्सन और चाइना के जो हेड है, तो उनके साथ मुलाकात हो रही है। तो बहुत बड़ी चीज थी। तो अब यहाँ चाइना ने अपना शुरू किया एक पूरा चेंज, शिफ्ट, और वहां पर लाया 4 मॉडर्नाइजेशन प्लान। इसके अंतर्गत क्या था, 1973 में ये प्लान लाया गया। उस समय के प्रीमियर थे जाओ एंड लाई। उन्होंने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री, इन चारों एरियाज में रिफॉर्म्स किए ताकि इन चारों एरियाज में विकास हो सके। आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख सकते हो, यहाँ पर इन्हीं चीजों को बताया गया। कौन सा प्लान था,
4 मॉडर्नाइजेशन प्लान, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री, चारों एरियाज में बहुत सारी चीजेस करेगा। ठीक है, साथ ही साथ ओपन डोर पॉलिसी भी लाया गया। 1978 में देन जियोपोंग जो थे वहां के प्रीमियर, उन्होंने अनाउंस किया ओपन डोर पॉलिसी। इसके अंदर क्या था, दरवाजे खोले गए। यहां पर आप देख सकते हो पिक्चर में, चाइना ने अपने दरवाजे खोले। किसके लिए? अमेरिका के लिए, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के लिए। मतलब दुनिया भर से कैपिटल और टेक्नोलॉजी आ सके चाइना में, उसके लिए अपने दरवाजे को खोल देना, दैट इज नोन एज ओपन डोर पॉलिसी। प्राइवेटाइजेशन भी यहां पर इंश्योर किया गया, जो एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन था उसको भी किया गया। सबसे पहले 1982 में एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन किया गया। प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकारी जो कंपनीज थी ना, अभी तक सरकारी मालिक बनी बैठे थे ना, तो उसको उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को भेज दिया। साथ ही साथ इंडस्ट्री का भी प्राइवेटाइजेशन हुआ 1998 में। तो मतलब फेज तरीके से, स्टेप बाय स्टेप इसने प्राइवेटाइजेशन किया। ऐसे सोवियत रशिया की तरह नहीं कि अचानक से अपनी कंट्री को सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ ले गए, नहीं, फेज वाइज। तो उसके कारण से वहां पे शॉक थेरेपी आया था, सब कुछ बर्बाद हो गया। चाइना ने ऐसा नहीं किया, नहीं, उसने फेज वाइज तरीके से अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, प्राइवेटाइज किया। ट्रेड बैरियर्स को भी हटाया गया, लेकिन शुरुआत में सेज में किया गया था। सेज मतलब क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कुछ एरिया को डेजिग्नेट किया जाता है और वहां पर ट्रेड बैरियर्स को हटाएगा। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे सेज बनाए जाते हैं। सेज में क्या होता है कि स्पेशल एक एरिया को बना दिया गया कि ये देखो, ये मध्य प्रदेश का ये एरिया है, ये सेज है, तो यहाँ पर आपको टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर आओ, दुनिया भर की कंपनी, आप यहाँ पे आओ, आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलेंगे, यहाँ पर टैक्स वैक्स देने की कोई जरूरत नहीं शुरुआती कुछ सालों तक। तो ये चीज है। तो चाइना में भी ऐसे सेज बनाए गए बहुत सारे, और वहां पर ट्रेड बैरियर्स हटाए गए कि वहां पर फॉरेन कंपनी आए और उनको टैक्स वैक्स देने की शुरुआत में कोई जरूरत ना पड़े, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए सेज बनाया गया और वहां पर उनको बुलाया गया। ठीक है, तो ये फेज तरीके से, ऐसा नहीं कि पूरे देश में ही ट्रेड बैरियर हटा दिया गया, नहीं, पहले सेज बना के वहां पर इनको बुलाया गया। राइट, चाइना के सक्सेस को हम लोग देख लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से इनको काफी ज्यादा फायदा हुआ। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और रूरल इनकम इनका राइज हुआ कि एग्रीकल्चर में भी काफी ज्यादा प्रोडक्शन प्लस रूरल इनकम इनका काफी ज्यादा बढ़ा। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर भी बहुत तेजी से बढ़े, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी काफी तेजी से हुआ था। नए नए ट्रेडिंग लॉज और एसईजेड जो बनाए, इससे फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा, दुनिया भर की कंपनी इस कंट्री में आया। जानते ही हो, दुनिया भर की जो इतनी भी कंट्री है, कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनी, एग्जाम्पल ले लो आप, एप्पल का ले लो, टेस्ला का ले लो, ठीक है, दुनिया भर की और भी जितनी कंपनीज है, बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज है, सब चाइना में ही प्रोड्यूस करती है। फायदा मिला उनको, फॉरेन ट्रेड बहुत ज्यादा हुआ है आज के समय में, बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, मतलब विदेशी निवेश का। दुनिया भर की कंपनीज अब जाती है, चाइना में ही प्रोड्यूस करती है। ठीक है, सोचो आप आईफोन जो यूज कर रहे हो चाइना में बन रहा है, आप जो फोन यूज कर रहे हो, नॉर्मल फोन, सब चाइना में बन रहा है। ईयरफोन यूज कर रहे हो, हेडफोन यूज कर रहे हो, जो लैपटॉप्स यूज कर रहे हो, सारे चाइना में बन रहे हैं। तो वो सब एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसके पास दुनिया में सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जिसके कारण से फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा का भंडार, तो दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा चाइना के पास है, तो इसके कारण से वो इन्वेस्ट कर पाती है दूसरे अलग अलग देशों में भी। साथ ही साथ 2001 में डब्ल्यूटीओ का भी पार्ट बन गई चाइना। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बनाया गया था 1995 में। और इसका काम क्या है कि दुनिया भर में जो कंट्रीज है उनके बीच में ट्रेड बैरियर्स को कम करना। तो क्योंकि चाइना भी डब्ल्यूटीओ का पार्ट बन गई कब, 2001 में, तो इसका कारण से दुनिया भर की जो कंपनीज है वो इजिली चाइना में आ सकती थी, और चाइना की कंपनीज भी दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज में जा सकती थी, तो इसका फायदा इसको मिला था। ठीक है, तो चाइना एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर बन के राइज हो रही है कुछ पिछले सालों में, कुछ पिछले डिकेड्स में। राइट, कुछ चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि चाइना के सामने कुछ चैलेंजेस क्या हैं। हालांकि बहुत सारे सक्सेसेस हैं, बट कुछ चैलेंजेस भी है। चाइना की पूरी पूरी पॉपुलेशन को इसका फायदा नहीं मिला। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फायदा नहीं मिला, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिला। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा राइज हुए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है इनका, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ेगा और बहुत सारी चीजें होगी, इनइक्वालिटी होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पर राइज करेगा ही। फीमेल एम्प्लॉयमेंट की आज भी कंडीशन ठीक नहीं है। महिलाओं को जो रोजगार दिए जाते हैं वो कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक है, उनको गलत या फिर आप कह सकते हो कि खराब जो जगह होती है वहां पर काम करना पड़ता है, उनका कंडीशन ऑफ वर्क काफी खराब होता है, एनवायरनमेंट का काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है, CO2 एमिशन बहुत ज्यादा होता है वहां पर, डिग्रेडेशन, करप्शन, सारी चीजें वहां पर होती है, इंक्रीज होती या हुई है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ा है रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच में। अर्बन एरिया की जो लोग हैं वो अमीर और अमीर होते चले गए और गरीब होते चले गए, तो ऐसा भी चैलेंज देखने को मिला है चाइना के साथ। राइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सार्क।
सो सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा हम लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया के बारे में देखा था कि वहां पर आसियान है, वैसे ही साउथ एशियन कंट्रीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। इसमें 8 मेंबर हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। ढाका चार्टर पे साइन करके इसको बनाया गया था। एंड ऑब्वियसली ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। तो इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो बांग्लादेश में हुई थी। इसको जो मेंबर है वो कौन कौन है? मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। मेंबर कंट्रीज को कैसे याद रखना है? तो देखिए, इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ। पेन मतलब क्या होता है? दर्द। और पेन को कौन ठीक करता है? तो एमबीबीएस, जो डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस, हालांकि और भी प्रोफेशंस होते हैं और भी डिग्री होते हैं, बट लेट्स जनरलाइज एंड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस याद रखने के लिए एमबीबीएस। तो पेन को कौन ठीक करते हैं? एमबीबीएस। तो पी से पाकिस्तान हो गया, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, एम से मालदीव्स, बी से बांग्लादेश, बी से फिर अगेन भूटान एंड देन श्रीलंका। तो ये 8 कंट्री सार्क के मेंबर हैं और ये सब कंट्रीज कहाँ के हैं? साउथ एशिया के लिए। हालांकि आपको बता दूं कि अफगानिस्तान को साउथ एशिया का पार्ट नहीं माना जाता है, ठीक है। ये 7 कंट्री ही साउथ एशिया के पार्ट माने जाते हैं। बट और वैसे भी सार्क जो बना था ना, तो उस समय इनिशियली 7 ही मेंबर थे, बट अफगानिस्तान को बाद में इंडिया के इनिशिएटिव से, इंडिया के अच्छे रिलेशन है अफगानिस्तान से, तो इंडिया के इनिशिएटिव से बाद में अफगानिस्तान को भी सार्क का पार्ट बना दिया जाता है इन द ईयर 2007। तो मतलब जब बना था ना सार्क, तो उसमें केवल 7 ही मेंबर थे, बाद में अफगानिस्तान को ऐड करवा दिया जाता है 2007 में। इसका जो हेडक्वार्टर्स है या सेक्रेटेरिएट है वो है काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है। इसका जो मेन मकसद है वो यही कि कोऑपरेशन को इवॉल्व करना। जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका काम ही होता है ना कोऑपरेशन को इनिशिएट करें एंड कोऑपरेशन को फोस्टर करें। इसकी जो लास्ट समिट हुई थी 18 समिट, वो हुई थी नेपाल की कैपिटल काठमांडू में 2014 में, राइट। एंड उसके बाद जो 19th समिट था वो पाकिस्तान को होस्ट करना था 2016 में इस्लामाबाद में। बट आपको पता है कि जो इशूज हैं वो क्रिएट हो गए थे, बिकॉज ओरी अटैक हो गया था एंड उसके बाद फिर पठानकोट हमले हो गए। तो इन सब के बाद फिर इंडिया ने कैंसिल कर दिया था एंड उसके बाद से आज तक जो सार्क की समिट है 19 समिट, जो कि शेड्यूल था ये जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद वहां पे होने के लिए, वहां पर आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया फिर बैकआउट होता है। तो उसके बाद बाकी सारे कंट्रीज हैं वो भी इंडिया के साथ इस समिट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। सार्क की नेक्स्ट समिट नहीं हुई 2014 के बाद, इसका कोई ऑफिशियल समिट नहीं हुआ है, राइट। इसमें भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दैट इज साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। ये 2004 में साइन करते हैं, सार्क के जो मेंबर होते हैं वो 2004 में साइन करते हैं। तो वही चीज कि साउथ एशिया में हम लोग एक फ्री ट्रेड एरिया बना सके, कि भाई इंडिया से नेपाल जाना है, नेपाल से बांग्लादेश जाना है, बांग्लादेश से भूटान जाना है, तो ये सब एरियाज में ट्रेड करने में, इन्वेस्टमेंट करने में कोई रुकावट ना हो, ट्रेड बैरियर ना हो। तो इस चीज के लिए 2004 में ये लोग साइन करते हैं, 2006 में ये स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि साफ्टा के मेंबर्स को लगता है कि इंडिया ना इसका यूज करके हमारे मार्केट को इन्वेट करेगा, क्योंकि इन सब इकोनॉमीज को आप देखोगे ना 7-8 कंट्री का, तो इसमें इंडिया ही एक बिग ब्रदर के तौर पे देखा जाता है। और एक बिग ब्रदर सिंड्रोम भी होता है कि इंडिया भले उसकी इच्छा ना हो कुछ गलत करने की, लेकिन बाकी सारे छोटे छोटे कंट्रीज को ना उनके मन में डर बैठा रहता है, कि उनको लगता है कि इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो हमारे मार्केट को भी खा जाएगी, हमारे सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बर्बाद कर देगी। तो उनको लगता है कि मार्केट्स को इन्वेट कर लेगी इंडिया। साथ ही साथ उनको लगता है कि जो कमर्शियल वेंचर्स है, कमर्शियल तरीके, उससे हमारे पॉलिटिक्स में एंटर कर जाएगी। नेपाल के कई सारे लोगों को लगता है इस चीज के बारे में कि हाँ, इंडिया जो है ना हमारे जो कमर्शियल एरिया है, ट्रेड है, उसमें घुस गई है और फिर हमारे पॉलिटिक्स को इंटरफेयर करती है। तो ये भी उनकी दिक्कत है, हमारी सोसाइटी को इंटरफेयर करती है और हमारे जो एरिया है उसमें एक बिग ब्रदर के तौर पे डोमिनेट करना शुरू कर देगी। तो इंडिया से डर लगता है उन कंट्रीज को। तो साफ्टा के ऊपर काफी ज्यादा स्केप्टिकल हैं, वो ज्यादा संसित होते हैं, डाउट होते हैं कि इंडिया क्या करेगा। बट इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है? इंडिया कहता है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इससे हमारा ही फायदा नहीं होगा, सबका फायदा होगा, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उन सबका फायदा होगा। फ्री ट्रेड एरिया होगा तो आज हमारे प्रोडक्ट हैं वो किसी दूसरे देश में बिक पाएंगे, आपके प्रोडक्ट हैं वो हमारे देश में बिक पाएंगे, तो कितना बड़ा मार्केट क्रिएट हो जाएगा, तो सोच सकते हो। तो इंडिया का रिस्पॉन्स ये है कि सबके बेनिफिट के लिए साफ्टा होना चाहिए, ठीक है। फ्री ट्रेड एरिया से बेटर कॉपरेशन होगा, पॉलिटिकल इशूज में भी अगर ट्रेड रिलेशन बेटर होंगे ना, तो पॉलिटिकल इशूज में भी अगर सोचो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड होता रहता, ठीक है, वो कंट्री हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम बहुत सारी चीजों के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो शायद वो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट नहीं होता, राइट। हालांकि कुछ ग्रुप इंडिया में भी हैं जो ये सोचते हैं कि इंडिया ने खुद भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सब साइन कर रखा है, तो फिर साफ्टा की क्या ही जरूरत है। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है, राइट।
कुछ लोग ये कहते हैं कि श्रीलंका, भूटान, नेपाल सब के साथ तो इंडिया ने सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसे ही नेगोशिएशन कर रखे हैं जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा ही है, तो फिर साफ्टा की क्या जरूरत। तो ऐसे भी कोई सारे रिस्पॉन्सेस, राइट। नेक्स्ट एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज ब्रिक्स। काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स एक एक्रोनिम है। ब्रिक्स क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है वर्ल्ड के इमर्जिंग इकोनॉमीज का। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स क्या है? एक्रोनिम है, यानी कि जो फर्स्ट लेटर है ना, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इनके इनिशियल लेटर के साथ मिलाकर बना दिया गया है ब्रिक्स। ब्रिक्स के एक्रोनिम के अगर आप पीछे जाओगे ना, तो जिम नाइल करके थे, एक गोल्डमैन सैक्स जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, 2001 में वो एक पेपर निकालती है जिसका नाम था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमीज, ब्रिक। ठीक है, इस रिसर्च पेपर में ये कहा गया था कि ये जो 4 कंट्री है, यहां पर बात हो रही है केवल ब्रिक की, BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, तो ये जो 4 कंट्री है ना, ये इतनी बड़ी हो जाएगी कि 2039 तक ये वेस्टर्न इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगी। वेस्टर्न डोमिनेटेड इकोनॉमी है ना पूरी दुनिया में, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के कंट्री है, वो ज्यादा पावरफुल है ना, वो ज्यादा इकोनॉमिकली रिच है ना। तो इस रिसर्च पेपर में ये कहा गया कि 4 कंट्री कौन कौन से, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये इतने तेजी से ग्रो कर रहे हैं कि 2039 आते आते ये वेस्टर्न इकोनॉमीज को पीछे छोड़ देंगे। तो इन कंट्रीज को भी लगा हाँ यार ये तो सही बात है। एंड फिर 2006 में जो ब्रिक कंट्री के जो लीडर्स थे, वो G8 का समिट हो रहा था। G8 आपको पता है ये भी एक ग्रुप है, हालांकि अब तो G7 हो गया है, तो वो भी एक ग्रुप था। तो लोग मीटिंग कर रहे, तो ये लोग वहां पे पहुंचे भी थे। तो इन्होंने सोचा कि हम चारों लोग मिलके, चारों जो लीडर्स हैं वो समिट कर लेते हैं हम लोग। तो वहीं से आइडिया है कि हम लोग चारों ने एक ग्रुपिंग बना लेते हैं। और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका ने बोला कि भाई हमें भी ले लो। पहले शुरुआत में ब्रिक था, बाद में साउथ अफ्रीका कहता है 2010 में, हालांकि 2009 से उसने शुरुआत कर दी थी, बट 2010 में उसको फाइनली साउथ अफ्रीका को भी ज्वाइन करवा लिया जाता है। ठीक है, और 2011 के समिट से साउथ अफ्रीका पार्ट बना हुआ है ब्रिक्स का। ठीक है, हालांकि सीबीएसई ने जो एडेड मटेरियल दिया है उसमें उसने लिख दिया है 2009, बल्कि ये सही नहीं है। ठीक है, फैक्चुअली 2010 में साउथ अफ्रीका इसका पार्ट बना था ब्रिक का, और उसके बाद ब्रिक बन जाता है ब्रिक्स। ठीक है, पहले 4 कंट्री, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, और उसके बाद उसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है इन द ईयर 2010। उसके बाद 2011 से मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसके बाद ये बन जाता है ब्रिक, बन जाता है ब्रिक्स। अदरवाइज 2006 में ही ब्रिक करके एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कह सकते, बट एक कलेक्टिव टीम बनाई गई थी, ग्रुपिंग बनाई गई थी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सबके, तो एक ही रटाई ऑब्जेक्टिव है, कोऑपरेशन करना है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करना है, एंड सो ऑन, राइट। साथ ही साथ एक दूसरे के इंटरनल पॉलिसीज में इंटरफेयर नहीं करना है। ठीक है, हर एक देश की सोवरेनिटी को, डिसीजन मेकिंग पावर को आपको रिस्पेक्ट करना है। लेटेस्ट समिट की अगर बात करें तो सीबीएसई के एडेड मटेरियल बहुत पुराना समिट दे रखा है। 11 समिट के बारे में वहां पर बात करेगी, जो कि ब्राजील में हुआ था 2019 में। तो उसको चेयर कौन कर रहा था? जैर बोल्सोनारो ने। ठीक है, जैर बोल्सोनारो जो थे वो ब्राजील के प्रेसिडेंट थे, तो वही चेयर करेंगे क्योंकि उस देश में हुई थी, होस्ट भी वही थे। उसके बाद 12th समिट हुआ था। 12th समिट जो था उसको फिर होस्ट किया था रशिया ने, और वहां पर हेड थे व्लादिमीर पुतिन, ऑब्वियसली आज भी हैं। उसके बाद 13 समिट जो हुआ है और इंडिया में हुआ था 2021 में। हालांकि ये सब जो समिट हुए थे वो कोरोना के टाइम में हुए थे, तो वर्चुअली हुआ था। ठीक है, वीडियो मीटिंग पे। तो नरेंद्र मोदी साहब ने इनको हेड किया था, चेयर किया था। उसके बाद 14 समिट जो है वो अभी होना है, वो कहाँ पर होना है? चाइना में। 2022 का साल का जो होगा समिट, वो 2022 चाइना में होगा। ठीक है, और इसको ऑब्वियसली अभी सी जिनपिंग है तो वही चेयर करेंगे। और आप एक पैटर्न देख रहे होगे, यहाँ पर क्या होता है, एक ब्रिक्स जो वर्ड है ना उसके हिसाब से होता है। पहले ब्राजील ने किया अगर, तो अगले साल कौन करेगा? रशिया करेगा उसको चेयर, अगले साल इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा। ठीक है, फिर साउथ अफ्रीका करेगा, फिर ब्राजील करेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका ब्राजील ने किया था, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर उसके बाद 2023 का जो होगा वो साउथ अफ्रीका करेगा, फिर उससे ब्राजील शुरू हो जाएगा। तो ऐसे रोटेशन से ये चेयरमैन चलती रहती, चेयरमैनशिप चलती रहती, राइट। अब कुछ कंट्रीज के बारे में देख लेते हैं कि वो कैसे एक नए सेंटर ऑफ पावर के रूप में अराइज हुए हैं पिछले कुछ सालों में। रशिया सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा पार्ट था। ठीक है, आज भी सोवियत यूनियन अपने आप में बहुत बड़ा था, उससे भी टूट के जो अलग अलग कंट्रीज बने, 15 अलग अलग रिपब्लिक बने, उसमें रशिया सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, आज भी रशिया दुनिया में एरिया के मामले में, टेरिटरी के मामले में सबसे बड़ा देश है। लेट 1980s में और अर्ली 1990s में, अर्ली 1990 में आप कहोगे तो 1991 में तो इसका डिसइंटीग्रेशन ही हो गया, तो यूएसएसआर का एक सक्सेसर बन के उभरा है। ठीक है, यूएसएसआर आपको पता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो उसका एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसर कि उस गद्दी पे बैठने वाला
उस यूएसएसआर के डोमिनेंस को, कोई उस लेगेसी को कंटिन्यू रखने वाला कोई कंट्री तो रशिया ही था। रशिया की जीडीपी करेंटली दुनिया में 11वीं है, 11वें स्थान पे। हालांकि जीडीपी में भले ही पीछे हो, लेकिन पावरफुल काफी ज्यादा है। उसके पास बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैसेज हैं, जिसके कारण वो ग्लोबल वर्ल्ड में एक पावरफुल कंट्री बन के राइज होता है। साथ ही साथ इसके पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वेपन है, जिसके कारण से ये एक बहुत बड़े सेंटर ऑफ पावर के रूप में आप उसको कह सकते हो। साथ ही साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक मेंबर है, जिसको P5 कंट्री है ना, परमानेंट 5 में कौन कौन कंट्री? अभी हम लोगों ने बात किया था, चाइना है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, एंड देन रशिया है। ठीक है, तो रशिया एक परमानेंट कंट्री, परमानेंट मेंबर भी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। दैट ऑल्सो मेक रशिया बिग पावर। ठीक है, तो ये हो गया रशिया के बारे में। इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया के बारे में आप जानते हो 21st सेंचुरी में इंडिया एक इंपॉर्टेंट पावर के तौर पे देखा जा रहा है कि ग्लोबल पावर के रूप में इंडिया एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ पावर बन सकता है। दुनिया इसको एडमिट कर रही है, एक्नॉलेज कर रही है कि इंडिया एक बहुत बड़ा पावर बन के राइज हो रहा है। 21st सेंचुरी है भी, और वैसे भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि 21st सेंचुरी है तो एशिया का है। जैसे पुरानी जो शताब्दियां थी वो यूरोप की थी, जो 19वीं शताब्दी तक था वो यूरोप का था, फिर 20वीं शताब्दी अमेरिका का रहा, और 21वीं शताब्दी कहा जा रहा है एशिया का होगा, जिसमें से इंडिया और चाइना ही बड़े नाम बन के उभरते हैं। तो बट इंडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर बन के राइज हो रहा है पिछले कई सालों से। इसकी इकॉनमी काफी बढ़िया है, कल्चर, स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है इंडिया का, और साथ ही साथ इसकी जो पॉपुलेशन है 135 करोड़, दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। ठीक है, और यंगेस्ट पॉपुलेशन है। यंगेस्ट पॉपुलेशन इसलिए कि यहाँ का अगर एवरेज एज निकालोगे ना तो बहुत कम निकल के आता है। ठीक है, करीब 25-26 साल के आसपास ये निकल के आता है। तो जो जापान है या साउथ कोरिया है, वहाँ की पॉपुलेशन अब बूढ़ी हो रही है। इंडिया में सबसे जवान, इवन कि मोदी साहब भी जब अपने भाषणों में कहते हैं तो कहते हैं कि युवाओं का देश है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा यंग पीपल है। राइट, तो ये भी इंडिया को एक बहुत पावरफुल बनाता है, इन चीज़ों को बनाता है। आप देखते होगे कि बहुत सारी चीज़ों में अब इंडिया राइज हो रहा है। इंडिया के कई सारी कंपनीज आगे बढ़ रही हैं, यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, एंड स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो ये इंडिया को बहुत आगे तक ले जाएंगे। एंड हम लोग का एक विजन है कि हम लोग जल्दी ही 5 ट्रिलियन इकॉनमी बना दें। हालांकि टारगेट ये था कि 2024 तक इंडिया को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बना दें। अभी हालांकि हम लोग करीब 3 ट्रिलियन के आसपास है, तो टारगेट था। बट ये भी चीज़ है, हालांकि हम लोग के पास एक बड़ा मार्केट है, साथ ही साथ हमारा कल्चर काफ़ी पुराना है, काफ़ी इंटेंसिव और इंक्लूसिव कल्चर है। हम लोग का कल्चर कैसा है कि मतलब फैब्रिक बहुत अच्छा है ना, कि हम लोग यहाँ पर कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, कई सारे जो डाइवर्सिटी है उसके साथ भी हम लोग साथ में रह रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। अराउंड 200 मिलियन पीपल डायस्पोरा के रूप में। ठीक है, 200 मिलियन मतलब सोच रहे हो 20 करोड़ लोग हमारे विदेश में रह रहे हैं। डायस्पोरा मतलब क्या होता है? जो विदेश में रह रहे हैं, भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं, तो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ले लो, चाहे आप गूगल के ले लो, सुंदर पिचाई हो गए, आप यहाँ पर ट्विटर के सीईओ को ले लोगे, पराग जी, उसके बाद फिर एडोबी के ले लोगे, शांतनु नारायण जो हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ले लो, सत्या नडेला, मतलब कई सारे लिस्ट खत्म ही नहीं होगा। इतने सारे लोग डिफरेंट कंपनीज में चेयरमैन, सीईओ, एमडी, इन सबके पोस्ट पे बैठे हुए हैं। कौन है? इंडियन डायस्पोरा ही तो है। तो ये एक बहुत बड़ा पावर बन के राइज करते हैं, या उसको इंडिया को सिग्निफिकेंस देते हैं बड़े मार्केट में। साथ ही साथ इंडिया की जो मिलिट्री है वो सेल्फ सफिशिएंट है। इंडिया ने अपने खुद से ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और एक न्यूक्लियर पावर बन गया। आपको पता होगा 1998 में हम लोगों ने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया था पोखरण 2 में, और उसके बाद क्लेम कर दिया इंडिया ने कि वी आर ऑल्सो अ न्यूक्लियर पावर स्टेट। राइट, मेक इन इंडिया स्कीम के तहत देश भर में ये इनिशिएटिव लिया जाता है कि दुनिया भर की कंपनी इंडिया में आए और इंडिया में प्रोड्यूस करें। जैसे टेस्ला वगैरह सब सबको किया जाता है, एप्पल को, कि आप इंडिया में आओ, इंडिया प्रोड्यूस करो, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ आप लोग। ठीक है, फायदा भी होगा। जैसे सैमसंग कंपनी, उसने इफ आई एम नॉट रॉन्ग नोएडा में अपना दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री बना रखा है। तो ये चीज़ है। तो मेक इन इंडिया स्कीम सबसे ल्यूर किया जाता है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और फॉरेन कंपनीज है उसको, कि इंडिया में आके प्रोड्यूस करे। एंड ऑल्सो मेक्स इंडिया बिग सेंटर ऑफ पावर। देन इसराइल के बारे में बात करते हैं। इसराइल को इंडिपेंडेंस मिलता है, हालांकि सही मायने में वो इंडिपेंडेंस नहीं था, बट एनी हाउ कि इसराइल एक देश के रूप में राइज होता है 1948 में ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो एरिया मिलता है। और ये जिस एरिया में इसराइल है ना, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया है। ठीक है, इसराइल को यहाँ पर देख रहे हो, कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया है, काफी सारे इनके दुश्मन है अलग अलग। तो इसके आसपास तो सारी दुश्मनी है इसराइल के। बट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री के रूप में राइज हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का की बात ले लो, छोटी सी कंट्री है, बट सोचो कितना ज्यादा आगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटेलिजेंस, इन सब मुद्दों पे काफी ज्यादा आगे। इंटेलिजेंस सर्विसेज, यहाँ का जो मोसाद है, जैसे हमारे यहाँ पे है ना रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो वैसे ही इसराइल में जो वहाँ की स्पाई एजेंसी है वो है मोसाद।
बहुत 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 ज़्यादा चालाक एंड बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। कभी आप स्टोरीज देखना उसके यूट्यूब या फिर अलग अलग गूगल पे, तो पता चलेगा कि कितने एफिशिएंट है वो। तो उनकी इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इकॉनमी तो उनका बेहतर है ही। तो इन सब मुद्दे पे इसराइल काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। और वेस्ट एशिया की कंट्री, ये जो है ना, वेस्ट एशिया की कंट्री से घिरा हुआ है इसराइल, ठीक है। लेकिन और यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत खराब है। इसराइल के सारे दुश्मनी है, आसपास में जितने भी कंट्रीज है, यहाँ से ले लो, ये सब सब इंडिया इसराइल के दुश्मनी है, सब मिलके उस पर अटैक करते हैं। बट स्पाइट ऑफ दैट इसराइल बहुत तेजी से ग्रो किया है। इवन की एग्रीकल्चर वाले एरिया पे काफी ज्यादा काम किया है उसने। यहाँ पे पानी की बहुत सारी दिक्कतें होती है, बट उसको भी डिसैलिनेशन प्रोसेस, यहाँ पर जो समुद्र वगैरह है उन सब के पानी को जो उसमें नमक रहता है उस चीज को खत्म करके उसको आप पीने योग्य पानी बना सको, एग्रीकल्चर में उस चीज का यूज कर सको, तो उस चीज में भी काफी आगे बढ़ा है। हम लोग तो एग्रीकल्चर वाले एरिया एंड वाटर वाले एरिया में हम लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं इसराइल के साथ, कई सारी टेक्नोलॉजी को भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी है, इन सब मुद्दे पे काफी आगे बढ़ा है। साथ ही साथ इसराइल एक स्मॉल जूइश जायनिस्ट नेशन है। अच्छा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि दुनिया में अकेली एक देश है जो कि पूरी तरह से जूइश नेशन है, ठीक है। यहाँ पर यहूदियों का देश है, तो ये एक छोटा सा देश है, बट है ये सारी चीजें। एंड इसराइल जो अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स है उसमें इन सब के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट के बीच में भी एक अपना स्टैंड रखता है, पोजीशन रखता है। दैट मेक्स इसराइल आल्सो न्यू सेंटर ऑफ पावर। सो दैट्स इट। एंड ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। जितने भी एडेड मटेरियल्स थे मैंने आपको पूरा बता दिया कि एडेड मटेरियल्स एंड जो भी एडेड टॉपिक्स थे, अलग अलग पॉइंट से आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। दैट्स ऑल। आपको इसके अलावा कुछ भी और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको बुक जरूर पढ़ना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि बुक जरूर पढ़ना चाहिए, बट ये वीडियो देख ले तो बाकी सारी चीज़ें। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूँ, वो क्वेश्चन आप बनाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप वो क्वेश्चन कर लेते हो तो इस चैप्टर से उसी के आसपास आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन को बनाना है, अटेम्प्ट करना है। गूगल क्लासरूम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो वहां पर आप उसको पोस्ट करोगे, ठीक है। और मैं चेक करके उसको वापस आपको रिवर्ट कर दूंगा, ठीक है। और नोट्स वगैरह के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, या फिर वहां से हम लोग टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो मेक श्योर कि आप वहां पर भी ज्वाइन कर लो। तो अब क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आपको अटेम्प्ट करना है, राइट। सो दीज आर दोज क्वेश्चन जिसको आपको अटेम्प्ट करना है, और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत हाई, राइट। सो कौन से क्वेश्चन है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आसियान विजन 2020। ये 2 मार्क्स में आपको अटेम्प्ट करना है। और हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम में भी अपडेट इसको अटेम्प्ट करना चाहते हो, यू कैन, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। Second question is, what is SARC? Highlight some key objectives of it. What are the challenges before it's this organization? Right. Then third, what was the main objective behind China's adoption of the Soviet model of economy? In what ways did China was benefited by it? कि मतलब चाइना ने क्यों सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, उसके बाद उसके चाइना को क्या फायदे हुए, इसको आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इकोनॉमी ऑफ चाइना दो इट हैज ग्रोन एज एन इमर्जिंग सेंटर ऑफ पावर। मतलब चाइना के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, हालांकि उन चुनौतियों के साथ भी चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर के रूप में राइज हुआ है, तो इसको आपको एवेलुएट करना है। नेक्स्ट, ब्रिक्स को एक इमर्जिंग सेंटर ऑफ पावर के रूप में एवेलुएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में आपको बताना है कि यूरोपियन यूनियन है एक नेशन स्टेट के तौर पर ज्यादा रोल प्ले करने लगी है, रादर एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को। नेक्स्ट, हाउ वाज इजराइल इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द 21st सेंचुरी वर्ल्ड। 21वीं शताब्दी की दुनिया में इसराइल कैसे एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर के रूप में राइज हुआ है, इसको आपको इलस्ट्रेट करना है, जस्टिफाई करना है। 8th question, in recent year India has paid adequate attention to ASEAN, give 2 points to justify this statement। मतलब हाल के वर्षों में भारत ने आसियान के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। इसको आपको इस दोनों इसको 2 बिंदु में आपको उसके ऊपर पुष्टि करनी है, उसके ऊपर आपको बताना है, ठीक है, जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट, कंपेयर द यूरोपियन यूनियन विथ आसियान। ऐसे आपको कंपैरिजन पूछा सकता है, तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन को आप आसियान से कंपेयर करो। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय साफ्टा। साफ्टा से आप क्या समझते हो, कैसे इवॉल्व हुआ है, क्या क्या डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट टेक्स है। तो इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है और नीचे दिए गए गूगल क्लासरूम पे आपको उसको अपडेट करना है और चेक द आंसर्स एंड आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें उसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप डिस्क्रिप्शन में जरूर बताएं, और हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इन सब जगह पे जुड़ सकते हो, सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं। सी यू ऑन द अदर साइड। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्टे लर्निंग, स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच।